बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे। और रात गए जो ज़लज़ला आया, कुछ कुदरती आफात ऐसी है जिससे एक्चुअली दिल परेशान भी हो जाता है, दहल भी जाता है। सुबह उठते ही जैसे ही मोबाइल पकड़ा तो जगह जगह पर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यहाँ पर देखकर तो एकदम से दिल परेशान हो जाता है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता मैं आपको ये बताती चलूँ 5.5% रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत रिकॉर्ड की गई थी जो गुज़श्ता रात ज़लज़ला आया। 2:04 पर ज़लज़ले के ये झटके महसूस किए गए हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। आगे चल के प्रोग्राम में हमने ख़बरें दूसरी भी शामिल करनी है और 11 बजे हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। एक और अपडेट जो हम चाहते हैं जी हम आपके साथ शेयर कर दें ताकि आपको किसी भी परेशानी से बचाया जा सके। रिंग रोड को आज मरम्मती कामों के बायस जुज़वी तौर पर 8 घंटे के लिए बंद किया जाएगा। नवाज शरीफ इंटरचेंज से न्याजी इंटरचेंज तक रिंग रोड बंद किया जाएगा। तो वो लोग जो कि फ्रीक्वेंटली सफ़र करते हैं, क्योंकि रिंग रोड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और वो लोग जो कि ट्रैफिक से जान छुड़ाना चाहते हैं, शहर के बीच में से नहीं जाना चाहते, रिंग रोड का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन सी साइड से बंद रहेगा जी रिंग रोड, वो हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कैसर खोकर साहब, दुर्र नायाब ने हमें ज्वाइन किया है, अपने मेहमानों को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। दुर्र नायाब, मैं आपसे जान लेती हूँ ये रिंग रोड को कहाँ से बंद किया जाएगा, थोड़ा सा एलेबोरेट कर दे ताकि लोगों को परेशानी ना हो। जी बिल्कुल, ये आपने देखा होगा रिंग रोड पे जब ट्रैवल कर रहे हो तो जो फोर्ट्रेस की तरफ जाने वाला और माल रोड की तरफ उतारता है आपको अस्ट्री 10 और कैंट के एरियाज के अंदर, वो एक्चुअली न्याजी इंटरचेंज है। ओके। और जो पीछे नवाज शरीफ इंटरचेंज की बात की जा रही है, ये फेस 5 वाला बेदियाँ, अभी डॉल्मेन मॉल वहाँ से एंट्री होगी, तो ये पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके दरमियान एयरपोर्ट है। तो अब किसी ने जाना हो ना जाना हो, एयरपोर्ट पे फ्रीक्वेंट फ्लाइट्स हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, छोड़ने अपने प्यारों को, अपने अजीज को लेने जा रहे हैं, तो इनके लिए ये पोर्शन बंद रहेगा। अब इनके पास ऑल्टरनेट रूट है, ये पीछे से फेज 5 से उतरेंगे, अच्छा, और अंदर से डीएचए के साथ ये भट्टा चौक वाली पकड़ेंगे लेन, और उस लेन के जरिए ये जो आपने देखा होगा कि रिंग रोड के पैरेलल एयरपोर्ट के साथ एक सर्विस लेन चल रही है, ठीक है, जिसपे टोल फ्री है, तो उसके जरिए कोई आ जा सकेगा। इसी तरह वो आगे जाके आपको अस्करी की तरफ, और अब नया कारफोर बना है कॉर्नर पे, वहाँ पे आपको एग्जिट कर देगा। तो अगर ये रूट आपने मुतबादल करना हो और सिर्फ एयरपोर्ट के लिए यूज़ करना हो, या कैंट से भट्टा चौक तक यूज़ करना हो, या फेज़ 5 जाना हो, बेदियाँ जाना हो, तो आपको रिंग रोड पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे बड़ी मैसिव किस्म की कारपेटिंग हो रही है, पूरी रोड को उन्होंने उठा के वहाँ से जितनी भी ख़राब हो चुकी थी सरफेस उसकी, अब वहाँ पे नई कारपेट लेनी जी, बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि राहगीरों को मसला ना हो। और बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हम अरसे से कह रहे थे कि रिंग रोड रिपेयर मेंटेनेंस पे तवज्जो नहीं देते, वहाँ पे बड़े बड़े जो है पैचेस बन चुके हैं, अब टायर जो है वो आपके ख़राब होते हैं, जो स्फॉल्ट है वो अपनी असर खो बैठी है, अब उसके अंदर से पत्थर निकलना शुरू हो गए हैं जो बड़े आपके नुकसानदेह होते हैं। तो इसकी अभी रिपेयर मेंटेनेंस हो जाएगी और ये पोर्शन ज़बरदस्त हो जाएगा। सिर्फ 2 इंटरचेंज के अंदर आप सफ़र नहीं कर सकते, लेकिन इसको बाईपास करने के लिए उधर से बेदी अंडरपास मौजूद है, आप फेज 6 फेज 7 की तरफ निकल जाएं, इधर से आप एयरपोर्ट के साथ भट्टा चौक की तरफ। चलिए इस पर थोड़ा सा आप कॉपरेट कर दे। 10 बजे से 6 बजे तक रहेगी, बाद में आपको वहाँ पर सफ़र करने में आसानी होगी। पहली खबर की तरफ चलते हैं जी। आज की पहली खबर, आलूदगी ख़त्म करने वाली गने लाहौर आ गई हैं जी, और तस्वीर भी है इसकी। कैसर खोकर जी बिल्कुल, ये गन्ने जो है ना लाहौर में आई हैं आलूदगी खत्म करने के लिए, लेकिन इन गन्नों सुन के ना वो बिल्कुल, लेकिन इन गन्नों से पहले जो है ना जो आलूदगी पैदा करने वाली गाड़ियां हैं, अगर उनको पकड़ा जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप जितनी मर्जी गन्ने चला लेंगे, अगर आलूदगी पैदा होती रहेगी तो गन्नों को क्या फायदा। गन्ने का तो फायदा फिर ही है ना जब आलूदगी पैदा होने वाली पहले जो चीजें वो खत्म करे। अब अगर लाहौर में 10 गुना ज्यादा आलूदगी पैदा करने वाली गाड़ियां सड़कों पर आ जाती है तो आलूदगी की गन्ने जो है वो बेकार हो जाएगी, गन्नों का फायदा नहीं होगा। आप इलेक्ट्रिक बस से लेकर आए तो हमने अप्रिशिएट किया, लेकिन अब उसकी तरफ हमें फ्रीक्वेंटली जाना है ना, आलूदगी तो फिर खत्म नहीं हो सकेगी। मेरे ख्याल से ये जो गन्स हैं जब ये काम करेंगी, इनके अंदर आलूदगी धुआं जा जाके इनको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ जाएगी जितनी आलूदगी जी बिल्कुल, इस वाले से हुकूमत को चाहिए कि साथ साथ गन्ने लगाना अच्छी बात है, ये इस पर हमारा कौमी सरमाया खर्च हुआ है, ये इस्तेमाल करें, लेकिन साथ साथ जो गाड़ियां आलूदगी पैदा करती हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन जो है तेज करें, और ख़ास तौर पर जो इन्होंने वो लगाए थे, वो स्टिकर लगाए थे कि जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने कि गाड़ियाँ जो धुआं पैदा करने वाली को पकड़ना है, अभी तक उनको पकड़ा नहीं जा रहा सड़कों पर, उनको पकड़ने का अमल शुरू होना चाहिए जो धुआं पैदा करने वाली गाड़ियां हैं, और वो उस वाले से वो कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा दुर्रे नाया, मुझे बता दें, इनको जदीद एंटी स्मोक गन्स कहा जा रहा है। मुझे तो लगता है कि हमने
महीना गुजरेगा इनके ऊपर ही डस्ट पड़ी हुई देखनी है। रिवायत ये है ना कि आपके जितनी आप जाके देख लें डेंगी स्क्वाड की गाड़ियाँ हैं, सबके हालात इतने खुद बुरे, बट इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट अब एक पूरा प्रॉपर उसको, मैंने तकरीर देखी जिस तरह से गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें दे दी गई हैं। सो ये गन्स किस तरह से मौसर हैं? अच्छा देखिए, ये डस्ट सस्पेंशन सिस्टम है, पूरी दुनिया में बड़ा आजमूदा सिस्टम है, लेकिन वो पूरी दुनिया में वहाँ पे है जहाँ पे आपका एयर क्वालिटी लेवल जो है वो बहुत नीचे है, मेंटेन करते हैं। वहाँ पे इस तरह नहीं है कि हम तो पाकिस्तान जो लाहौर शहर है वो तो कभी नंबर 1 पे गया होता है आलूदा शहर में, और 1, 2, 3 की दौड़ में रहते हैं। आने दे जरा, अभी स्मॉग आने दें, ठीक है जी। हमने जो स्मॉग की एप्रीहेंशन जो हमने देखी है कि जो हमने प्रिवेंटिव मेजर्स लेने थे वो नहीं लिए अभी तक। हम उन चीज़ों पे काम नहीं कर रहे जिनकी वजह से स्मोक के जो हर्डल्स हैं वो पैदा होते हैं। आप अभी भी सफ़र कर लें लाहौर के सराउंडिंग में, पूरी रिंग रोड का एक चक्कर मार लें, आपको आसपास की आबादियों में कारखानों से, चिमनियों से धुएं निकलते नज़र आएंगे और आप परेशान इस बात पे हो जाएंगे। इसी तरह आप अब जो बात ख़तरनाक हद तक है कि पहले ये आपको महमूद बूटी और आपको दूसरी साइड शादरा वाली साइड पे नज़र आता था, अब ये आपको अड्डा प्लॉट और राइविड वाली साइड पे भी रिंग रोड पे जाते नज़र आता है, और वहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे बड़ी तेज़ी के साथ, राइट साइड पे बड़ी तेज़ी के साथ कारखाने बनना शुरू हो गए हैं। वहाँ पे चमड़े की फैक्ट्रियाँ हैं। अब LD सिटी की बात करूँ फिरोजपुर रोड की तरफ, वहाँ पे चमड़े की फैक्ट्रियों का कोई एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन आलूदा और ये सब पैदा होता है, ठीक है जी। उसके अलावा जितनी भी बाहर से आपकी ट्रांसपोर्ट आ रही है उनको नहीं चेक किया जा रहा। लाहौर शहर के अंदर 5 से 6 दाखिली खारजी रास्ते हैं, वहाँ पे मैंने इक्का दुक्का एक जगह राइविंड, चूँकि वो तो ज़रूरी है, वहाँ तो आपको पता है हर नाका लगता है। उसके अलावा मैंने कसूर वाली साइड पे नहीं देखा। मैंने उसके अलावा लाहौर से जो आप रिंग रोड चढ़ते हैं शादरा वाली साइड से, गुजरां वाली साइड से, इस्लामाबाद से आने वाली ट्रैफिक वाली साइड से, उसको नहीं चढ़ते देखा। मुल्तान वाली साइड से जब लोग उतर के लाहौर के अंदर दाखिल हो रहे होते हैं, चाहे वो काला शहर काकू की तरफ निकल के रिंग रोड ले लें, चाहे वो लाहौर के अंदर रावी टूल प्लाजा से आ जाए, मैंने वहाँ पे इन्वायरमेंट के वो चेक पॉइंट्स नहीं देखे। हालांकि मेन है। अच्छा, अब एक तो खोकर साहब ने बात की कि आपने गाड़ियों को जो है वो इन्वायरमेंट फ्री रखना था और खूबसूरत बनाना था कि उनके अंदर ना धुआं पैदा हो, ना स्मोक हो, ना कार्बन जलने की बात हो। वो तो आप चलें कर रहे हैं, ये कर लेंगे, चलें आपने कुछ हद तक किया, लेकिन जो गाड़ियां बाहर से डेली बुनियादों पर 5 लाख से ज्यादा गाड़ियां लाहौर में एंटर होती हैं, उनकी फिटनेस कैसे चेक करेंगे? ये क्वेश्चन मार्क है। और लाहौर में तो मसला ये है कि सबसे ज्यादा इशू बाहर से आने वाली गाड़ियों का, क्योंकि लाहौर में तो समहाउ फिर भी लोग इस चीज़ का एहतियात करते हैं। ट्रैफिक पुलिस भी अब थोड़ा एक्टिव नज़र आना शुरू हो गई है, कहीं ना कहीं वो भी खड़ी होती है। आपकी इन्वायरमेंट्स के जितने ये डबल कैबिन डाले दिए हैं, मोटरसाइकिलें दी हैं, उनका स्टाफ भी कहीं ना कहीं पेट्रोलिंग करता नज़र आ जाता है। लेकिन एंट्री पॉइंट्स को जब तक सिक्योर नहीं करेंगे, जिस तरह फूड अथॉरिटी ने किया है, उन्होंने अपनी तमाम टीमें एंट्री पॉइंट पर लगाई हैं। दूध लेके आना मुमकिन नहीं है उन पॉइंट से, लेकिन अंदर खाते किसी गलियों से कहीं कोई चोर रस्ते हों तो वो लाहौर में बहुत ज़्यादा है, वहाँ से वो ला सकते, तो आपके लिए प्रॉब्लम है। फिर आपने तमाम 100% जो है भट्टे आपने ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे लेके जाने थे, वो आप नहीं ले जा सके। आपका चेक एंड बैलेंस नहीं है। बाकियात अगर कोई फसलों की जलाता है, अभी भी जलाएंगे, फॉर श्योर जलाएंगे, 100% जलाएंगे, ऐसे ही है, ये नहीं सिलसिला रुक और उनका सारा जो प्रेशर है, जो सारा हवाओं के रुख पे है, वो अनफॉर्चुनेटली लाहौर की तरफ हो जाता है। आप मुझे ये बता दें, हम भट्टे 100% कर सके? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, हम लाहौर शहर के अंदर नहीं कर सके। वही ना बड़ा मसला एक ये है। फिर दूसरा, हम टाइम टू टाइम अपने ट्रैफिक इशूज हाईलाइट करते रहते हैं। खैर ये सब हल होंगे तभी ये एंटी स्मॉग गाड़ियां जो हैं या गन्ने जो हैं ये काम कर सकेंगी। टूटी सड़कें मुकम्मल करने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन दे दी गई है। टूटी सड़कें तामीर का बजट जारी है, ठेकेदारों को अदायगियां की जाएं जिससे मंसूबों को मुकम्मल करने में मदद मिलेगी। कैसर खोकर साहब? जी बिल्कुल, ये महकमा बल्दियात ने ये डेडलाइन मुकर्रर किया है और इस हवाले से जो सेक्रेटरी बल्दियात है मियां शकील अहमद, उसकी ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, उस इजलास में फैसला किया गया है और जो लाहौर के जो लाहौर डेवलपमेंट पैकेज है उसका बजट भी जारी कर दिया गया है। और जो सीवरेज, ये वो टूटी सड़कें हैं जो सीवरेज से उखाड़ा ना शहर में, तो सीवरेज उखाड़ने के बाद सड़कें टूट गई, डल गया है, सड़कें अभी भी नहीं ठीक की जा रही, लेकिन वो उसकी 30 सितंबर बहाली के लिए पैसे जारी, उसके लिए बहाली के लिए सड़कों को बहाल किया जाए और सड़कों को मरम्मत किया जाए। जो सीवरेज से जो टूटी सड़कें हैं उनकी 30 सितंबर जो है डेडलाइन मुकर्रर की है कि 30 सितंबर तक उनको ना पैच वर्क वहाँ सड़कों पर कर दिया जाए। और कुछ सड़कें बहाल हो चुकी हैं, कुछ हो भी चुकी हैं, लेकिन बाकी पर जो है वो काम हो रहा है और बाकी 30 सितंबर तक डेडलाइन जो है ना मियां शकील अहमद सेक्रेटरी बल्दियात ने कहा कि 30 सितंबर में देख रही हूँ वहाँ तो भी। अच्छा, मेरे भी इंफॉर्मेशन में है कि कहीं पे काम स्टार्ट नहीं हुआ, रोड रेस्टोरेशन का काम स्लो मूवमेंट पे है और इसी बुनियाद पर अब जो
लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का पैकेज 3 आ रहा है, उसकी रेस्टोरेशन MCL से लेके LD को दे दी गई है। उनकी रोड बहाली जो है वो अब MCL नहीं करेगा। MCL की इतनी पुअर परफॉर्मेंस है कि आप देखें अब तक तो उनको जिन सड़कों पर सीवर डाला जा चुका था कम अज कम उसको बैकफिल करके, यानी कि उसके अंदर रेत और मिट्टी डाल के उसको अच्छी तरह कंपैक्शन करके लेवल कर देते। अब कंपैक्शन करते यानी कि उसको पूरा दबाते, उसको पूरे पाँव में लाते, पत्थर डालते। अब तो यकीन माने इन चीजों से भी डर लगता है, जगह जगह शगाफ पड़े इस तरह के किसी जगह पे जाने को दिल नहीं। देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और जब ये बारिश थी बहुत ज्यादा पिछले दिनों, मैं फिरोजपुर रोड से आ रहा था ऑफिस की तरफ ही, तो मैंने गाड़ियां अंदर डूबी देखी हैं। आपकी जितनी भी लेफ्ट साइड है जहाँ पे सीवर डाला गया वहाँ पे गाड़ियां डूबी देखी हैं। अब इन्होंने नई रोड्स उखाड़ दी, इन्होंने VVIP रोड्स उखाड़ दी, इन्होंने पूरी एक क्लास रोड्स उखाड़ दी। इन्होंने लिहाज नहीं किया कि हम कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर दें। इतने बुरे कट लगाए हैं कि आप वो मशीन के ज़रिए कट एंड कवर करके भी उसको कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इतनी बुरी तरह से एक्सीवेटर्स के साथ खोदा है कि लिहाज नहीं किया। अब एक इशू बहुत इंपॉर्टेंट आएगा कि आपने एक तो पूरी सड़क उखाड़नी थी, वो तो नहीं उखाड़ी। आपने तो बेहंगम किस्म की एक्सीवेटर से मशीनें लगाई हैं। अब वो जो सड़क रह गई है और जो नई बननी है उसकी आपस में मर्जिंग कैसे होगी, उसको मिलाया किस तरह जाएगा? बिल्कुल ये एक बड़ा इशू है। फिर वो रोड ऊपर नीचे रहे तो फिर क्या फायदा है? होनी है। आप ये पीको रोड पे निकले जो अभी पीछे निगरान हुकूमत में बनी थी, आप देखिए नई रोड है। उसके अंदर खूबसूरत उन्होंने कारपेटिंग की थी, नई मशीनों के साथ लेवलिंग की थी। इन्होंने 3, 4, 5 फुट के इतनी वो लाइन एक ले गए हैं खोद के। अब ये उसको भरेंगे, सिर्फ उसको करेंगे। अब जब भरेंगे तो पीछे रोड के साथ लेवल कैसे? तो रोड का लेवल एक जैसा करना ही है। कैसे करेंगे? मैं यही तो बात कर रहा हूँ। वो तो लेवलिंग मशीन होती है। आपने कभी स्पॉट चलते देखा है? हमारी फुटेज में भी चल रहा होता है कि मशीन है वो लेवल के साथ जा रही है, रोल कारपेट बिछाती जा रही है, उसके ऊपर रोलर जो है उसको प्रेस करता जा रहा है। तो आप छोटे गंदे पैच लगा के तो रोड, ये तो बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। ये हर जगह होना है। फिरोजपुर रोड पे अगर आप काना से आए और लाहौर फिरोजपुर रोड की तरफ कलमा चौक की तरफ है, लेफ्ट साइड साड़ी इन्होंने एक लाइन खोद दी है, 2 लाइनें वैसी की वैसी हैं। या तो आप पूरी रोड लेवल बहाल करें ना, आप पूरी रोड पे कारपेटिंग करें। तो लेवल का मसला रहना है, रोड की लेवलिंग ठीक नहीं होनी, आपको डब खरबी रोड मिलेगी, आप कहीं बैलेंस भी ड्राइव करेंगे, मुश्किलात होंगी काफी ज्यादा। तो आप 30 सितंबर तक की डेडलाइन खोखर साहब इस पे अगर ना इम्पॉसिबल है। महकमा बल्दियात ने जो मियां शकीला में जो सेक्रेटरी बल्दियात है उनका कहना है कि 30 सितंबर तक की डेडलाइन दी गई है कि लाहौर की जो सीवरेज से जो टूटी हुई सड़कें थी ना, जो लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के तहत ये सड़कें टूटी हुई थी, लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के तहत उनको बजट जारी किया गया। ये कहना चाहूंगी ये मुश्किल वक्त हमने गुजार लिया ना मानसून वाला, अब 30 सितंबर को हो ना हो इससे क्या नामुमकिन सी बात है ना। यही बात है कि खतरनाक बजट इशू होता है ना। अब ये खजाना ने जारी कर दिया। फिर क्या इशू है? अब ये फास्ट ट्रैक पे लेके जाएंगे, ठीक है, और क्वालिटी वर्क नहीं करेंगे। आप ये देख लीजिएगा कि इन्होंने इसी प्रेशर में जो है वो गंदा मंदा काम करना है। इन्होंने जो है वो डिसअपॉइंटमेंट इतनी मानसून पे सड़कें फिर बैठी हुई। आपकी बात यही है कि मानसून तो गुजर गया है, तो तसल्ली के साथ रोड लेवल करें, जो टाइम मुश्किल आप रोड लेवल्स को बहाल करें और जहां पे जरूरत है पूरी कारपेट करनी चाहिए। अब 1 महीना नहीं 2-3 महीने ले। आप ये भी देखिएगा कि इन्होंने कई जगहों पे पैच वर्क लगा के बड़े पैचेस करके उन्होंने पूरी कारपेट की स्पॉट के पैसे चार्ज कर लिए, जो 2 नंबरी हमेशा होती है यहाँ पे। तो इस पे भी चेक एंड बैलेंस करने की जरूरत है। इस पे खाली सिर्फ बैठ के फंड नहीं, आप सिर्फ डेडलाइन ना दें, आप ये भी कहें कि काम भी आपको जो है ना वो परफेक्ट चाहिए, जो कि मुश्किल नजर आ रहा है। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। खुश आमदीद। हाई कोर्ट से खबर है, तरक्याती मंसूबों से कबल मुतबादिल रास्ते बनाने का हुक्म। लाहौर का देखें बुरा हाल है, शहरियों का जीना मुहाल है। फाइनली किसी को ख्याल आया ये कारोबार तबाह हो रहे हैं। जैसे शाहिद करीम ये कहते हैं, शहर में तरक्याती कामों की सुस्ती पर DG वासा पर इजहार बरहमी। अब जब वासा पर इजहार बरहमी हुआ तो मैं दुरे नायाब की तरफ ही चली जाऊँ। जी दुरे नायाब। अच्छा देखिए, हम तो बहुत अरसे से कह रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है, हम मशकूर हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के कि उन्होंने भी इस चीज़ पे नोटिस लिया है, क्योंकि हम इस चीज़ पे बारहा कह रहे हैं कि मानसून अभी आ रहा था कि ये सड़कें खोदी जा रहे हैं, और अब जा रहा है कि इनके पास कोई भी बैकअप प्लान नहीं है कि हमने उसको वाइंड अप किस तरह करना है। अगर खुदा ना खासा बारिशें बहुत तेज़ हो जाती हैं तो हमने इन जो जिंदा गड्ढे खोद दिए इन्होंने, जो मौत की कुएं बन चुके हैं, उनको किस तरह आपने कवर अप करना है। तो हम तो ये बातें पहले से कर रहे थे। अच्छा, अब हाई कोर्ट ने भी बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, उन्होंने पूरा मानसून सब्र किया है कि देखें तो सही आखिर ये क्या करते हैं। अब जब वो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है मानसून, आखिरी स्पेल आ जाता है, कल आता है, हो सकता है ना आए, कुदरत के मामला हैं। अब इनको कहीं पे भी तो काम शुरू करना चाहिए ना।
कहीं पे काम होता नहीं दिखाई दे रहा। अब ये मैं जो इससे पहले प्रोग्राम में बात कर रहा था, खोकर साहब कह रहे थे कि रोड रेस्टोरेशन का काम शुरू हो चुका है, मैं कह रहा था नहीं हुआ। अब ये मेरी उस बात की दूसरी दलील है कि हाई कोर्ट भी इस चीज़ पर बरहम हो गया है कि ये क्यों नहीं काम कर रहे, आप इसको सुस्त रवि में क्यों डाला हुआ है। अब देखें, हम तो वही बात है कि हम बोलते रहते हैं तो हमारे खिलाफ बाज़-औक़ात ये वज़ीर आला को ये कहते हैं जी कि मीडिया तो हमारे खिलाफ है, चूँकि हम उनकी बहुत सारी बातें नहीं मानते या उनकी बातों पे एक्शन नहीं लेते तो मीडिया हमारे खिलाफ हो जाता है। भाई हम आपको हुक्म देने वाले, हदायत करने वाले कौन होते हैं? हम तो बस हाईलाइट में हम चीज़ें हाईलाइट करते हैं। अच्छा, ये ऊपर ये चेहरा दिखाते हैं जी कि ये फलाना चैनल हमारे खिलाफ है, वो चैनल हमारे हक में है, वो प्रो है, वो एंटी है। भाई बात ये नहीं है। अब मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि चले अब हमें छोड़ दें, अब हाई कोर्ट को क्या जवाब देंगे? अब हाई कोर्ट इस पर बड़ा स्ट्रिक्ट है और हाई कोर्ट ने इस पे जो है डीजी वासा, एमडी वासा दोनों को बुला के उन्होंने कहा जी कि ये चीज़ नाकाबिले कबूल है। अब जब आपकी एजेंसी इतनी बाइख्तियार हो चुकी है, वासा इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बन चुका है, वहाँ पे फौज जफर मौज है, वहाँ पे अफसरान की बहुतात है, वहाँ पे फंड्स आपको अरबों खरबों के दिए जा चुके हैं, फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर इतनी सुपरविजनिंग वीक क्यों है? तो इस पे इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये काम कंप्लीशन की तरफ जाएगा। दूसरा जो हाई कोर्ट ने सबसे अच्छी बात की है कि कोई प्रोजेक्ट शुरू ना करें जब तक आप उसका मुतबादिल रूट ना दें। ये तो बहुत जरूरी है, ये तो सवाल ही पैदा लोगों को भुगतना पड़ता है और फिर एक लंबे अरसे आप देखें शौकत खानम से अगर आपने आना है जौहर टाउन की तरफ और लाहौर शहर की सेंटर की तरफ जाना है, आप जा ही नहीं सकते, नहीं जा सकते। ख़ियाबान फिरदौसी का मुतबादिल रूट ही नहीं है ऐसे ही, बिल्कुल। और मुतबादिल रूट ना होने की वजह से लोग क्या करते हैं, वो शौकत खानम फ्लाईओवर से या वो ठोकर की तरफ पहले मजबूर होते हैं जाने में, वहां से नहर पकड़ते हैं, फिर वो कहीं आगे जाते हैं या इधर से इस तरफ आते हैं हमारी ये कॉलेज रोड की तरफ, पीको रोड की तरफ, यहाँ से निकलते हैं। आपने दरमियान की इतनी बड़ी आर्टरी बंद कर दी है और आपके पास उसका मुतबादिल रूट नहीं है, आपने कहीं बोर्ड नहीं लगाए, आपने किसी तरह लोगों को गाइड नहीं किया। छोटी छोटी जौहर टाउन की गलियां, उसके अंदर हैवी ट्रैफिक नहीं जा सकती, बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसर खोकर साहब जी बिल्कुल, इस हवाले से जो हाई कोर्ट का ये फैसला है ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला है, क्योंकि आपको बताऊं कि मैं अक्सर संडे वाले दिन जो है ना ये शौक चौक से शौकत खानम की तरफ मेरे रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ जाता हूँ, उधर कॉलोनी में रहते हैं, ससुराल वाले रहते हैं। तो जब वापसी पर आते हैं तो पूरी एक रोड ही बंद है और वहाँ पर वो रास्ता ही को नहीं है सही जाने का, आने का कोई, और मुतबादिल रास्ता भी कोई नहीं दिया हुआ। फिर क्या करते हैं हम, वहाँ से वो अब्दुस्तान निधि रोड के पर चढ़कर वो आगे ठोकर जाते हैं और ठोकर से फिर आगे इधर शौकत जना अस्पताल की तरफ आते हैं और जना अस्पताल से फिर मॉडल टाउन आते हैं। इस वजह से लंबा रूट क्लियर करना पड़ता है। इस वाले से हुकूमत को चाहिए कि ये हाई कोर्ट ने फैसला किया, लेकिन हाई कोर्ट का काम नहीं था, ये इंतजामिया का काम था, ये वासा का काम था, ये बल्दिया लाहौर का काम था, ये महकमा बल्दियात का काम था, ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम था, ये डीसी का काम था। इनको चाहिए था कि पहले ये जो सड़क वहां पर तरक्याती काम करते हैं उसका मुतबादिल रूट थे और रूट पर बाकायदा तौर पर लिख कर लगाए कि ये रूट है, इस रूट से आपने गुजरना है और उस हवाले से अखबारात में इश्तिहारात दें कि फलां, जैसे आज उन्होंने हमारे चैनल ने दिया ये रिंग रोड अथॉरिटी, रिंग रोड का तमीरती काम हो रहा है और बंद हो रहा है, तो हमने अखबार में खबर हमने दे दी है, लेकिन ये हुकूमत को चाहिए था, हुकूमत अखबार में इश्तिहार देती है इसके रिंग रोड बंद हो रहा है। लिहाजा इस वाले से ये वासा जो है या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या डीसी या बल्दिया लाहौर जो है उनको चाहिए कि मुतबादिल रूट्स भी दें और अखबारात में इश्तिहार दें ताकि टीवी चैनलों पर भी चलाएं, ताकि लोगों को आसानी हो। लोगों का असल में मसला यह है कि लोगों को फैसिलिटेट करना हुकूमत का मसला होता है। हुकूमत का काम लोगों को जिच करना नहीं होता और लोगों को तकलीफ देना नहीं होता, लेकिन यहाँ ये हुकूमत का काम है कि लोगों को तकलीफ दी जाए, लोगों को जिक किया जाए, लोगों के गाड़ियों के जो बम्पर है वो टूट जाएंगे और कमानियां टूट जाएंगी गाड़ियों की, इतनी टूटे परेशानी तो है। अच्छा, इसमें ये भी देखना चाहिए कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर इन चीज़ों के लिए एक बजट परसेंटेज मुख्तस होती है कि अगर आपने लोगों को अवेयरनेस देनी है, आपने लोगों के लिए कोई इश्तिहार देना है, कोई उसका भी जी वो खाया जाता है। क्या प्रॉब्लम है? अब आप देखें लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में कितने इश्तिहार चले होंगे, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कितने आपने बोर्ड्स देखे होंगे, कितने आपने साइन बोर्ड्स देखे होंगे, कितने आपने अखबार के अंदर पेजेस देखे होंगे। आप जो ये रूट्स होते हैं मुख्तलिफ, चाहे आप मुहर्रमुल हराम के जुलूस मजालिस में देखें, आप ईद मिलादुन्नबी के जुलूस मजालिस में देख लें, पूरा सिटी ट्रैफिक पुलिस, लाहौर पुलिस, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पूरा प्लान शाया करती है, हाफ पेजेस पे, पूरे पेजेस पे वो बजट होता है एक प्रॉपर। और इसी तरह डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जितने भी मंसूबे हैं, इसके अंदर अवेयरनेस का और आपकी जो पब्लिसिटी का एक पूरा पेज होता है, पूरा पैसा होता है। लेकिन वो पैसा क्या होता है कि एक
सूबे के हुक्मरानों की तस्वीरें होती हैं और कहते हैं जी आपका शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया। नहीं, आप आवाम को जो है वो पैसा वहाँ लगा देते हैं, तस्वीरों पे पैसा ना लगाएं। अच्छा जी, शारदा रायविंड जो है रेल ट्रैक पर ग्रीन कॉरिडोर बनेगा। ग्रीन कॉरिडोर पर पैसे खर्च, रेल ट्रैक कौन सा जी दोरे आप जरा हमें बता दें। अच्छा, ये बहुत पुरानी बात है, शायद मेरे पैदाइश के वक्त की बात हो। यहाँ पे एक मोनो ट्रेन चलती थी। अच्छा, लोकल ट्रेन थी, वो शादरा से और आती थी और ये रायविंड का एक ट्रैक था, एक रूट था जो बंद, मैं तो सुननी आपसे रही हूँ, जो बंद पड़ा है। अच्छा, अब वो बंद हो गया, पता नहीं शायद मेरे से पहले ही बंद हो गया। अच्छा, तो वो एक अबंडेंट ट्रैक है, वहाँ पे बोगियाँ पुराना इनके जो ट्रेनें हैं गैर इस्तेमाल शुदा वो खड़ी हैं। ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट पहले भी लॉन्च किया जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब तो ये तो खैर प्रॉपर लॉन्च कर दें, इसका तो PC1 चला गया, तो अप्रूवल होनी है, इस पर काम स्टार्ट होना है। ये रेलवे और PHA के इश्तराक से होगा। इसकी लेंथ जो है 40 किलोमीटर है। ओके। और इसमें कोई 700 कनाल ज़मीन जो रेलवे की आसपास है वो भी यूटिलाइज होगी। इसमें जगह जगह पार्क्स बनेंगे, पिकनिक पॉइंट्स होंगे, स्पॉट्स होंगे, सिटिंग एरियाज़ होंगे, और जो ट्रेनें बोगियाँ पड़ी हैं उनको कॉन्सेप्ट ये दे रहे हैं कि उसके अंदर कैंटीन्स होंगी, कॉफ़ी शॉप्स होंगी, कैफ़ेज़ होंगे, लाइब्रेरीज़ होंगी, ठीक। और ये एक पूरा ग्रीन कॉरिडोर होगा। इसमें 700 कनाल अराजी पे ग्रीनरी की जा रही है। बातों से तो बड़ा खूबसूरत सा एक मैंने तो PC1 पढ़ा है और कल मैंने ही खबर दी है। अब ये PC1 2 अरब रुपए से जायद का है, 2 अरब रुपए इस पे खर्च किए जा रहे हैं। उसका PC1 हुकूमत पंजाब को महकमा हाउसिंग की जानिब से अरसाल कर दिया गया है। और अब जैसे ही अप्रूवल होता है, PC1 सिर्फ कागजों में होता है? नहीं, PC1 होता है प्लानिंग कमीशन। अच्छा, यानी कि पूरी एक प्लानिंग की जाती है, और जब वो प्लानिंग, उसका रियलिटी से तो कोई ताल्लुक नहीं, रियलिटी से ताल्लुक होता है। प्लानिंग कमीशन जो PC1 होता है वो रियलिटी की बुनियादों पर बनता है। एक प्लान होता है ना। नहीं, ये देखिए, अब वो मैं 2 अरब की रकम से परेशान हो रही, इसलिए आपसे। अब एक चीज है कि आप अपना घर बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, आप एक खूबसूरत डिजाइन आर्किटेक्ट से डिजाइन कराते हैं, उसके अंदर अगर ठेकेदार या आपकी जो लेबर कोई ऐसी हरकत कर दे ये तो है कि आप परेशान हो जाए और आपकी एंड प्रोडक्ट जो अच्छी ना निकले, ये डिपेंड करता है आपके काम करने वाले इदारों पे और सुपरविजन करने वाले इदारों पे। मैं 2 अरब सुन के परेशान हो गई थी ना। 40 किलोमीटर का ट्रैक है, दर्जनों बोगियां हैं इसके अंदर, 700 कनाल की अराजी है जिसको ग्रीन करना है, पार्क बनाना है, उनके अंदर सिटिंग एरियाज बनाने हैं, पैसे लग जाते हैं। अब महंगाई बहुत हो गई है, लेकिन मैं ये दुआ करता हूँ कि ये 2 अरब के अंदर ही क्लोज हो जाए, ये रिवीजन में ना जाए जो होता है यहाँ पे कि हर काम रिवीजन में चला जाता है। 2 अरब से 3 अरब 4 अरब सुनने को देखने को तो बड़ा एक आइडियलाइज अगर आप करें तो बड़ा जबरदस्त सा लग रहा है। तो वी होप कि इस पे काम हो जाए और इसी बजट में हो जाए। हम ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो अगली खबर की तरफ चले जाते हैं जी। अगली खबर है, शहर में बारिश 5 अगस्त से छठे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया गया है और बारिश के हवाले से इंतजामात पर कुछ बात कर लेते हैं। अगेन एक बहुत बड़ा मसला जो जगह जगह पर आपको रूट्स के हालात नज़र आ रहे हैं। दुरे नायाब, तैयारी है तमाम? अच्छा, देखें, एक स्पेल पीछे प्रेडिक्ट किया जा रहा था 29 से और अल्लाह ताला की मेहरबानी समझ लें या कोई बेहतरी समझ लें कि हम बेहतर गुजर गए। अब जो 5 अगस्त को स्पेल ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है, डेफिनेटली जो मानसून के स्पेल्स हैं वो रूटीन की बारिशों से बहुत हैवी होते हैं जी, ऐसे ही। और अगर वो बरस जाएं, क्योंकि एक सिस्टम ने बनना है, वो कुदरती बनना है, बादलों ने जुड़ना है और फिर एक लोकल सिस्टम डेवलप होना है, फिर सारा माहौल बनना है, तो जब वो बरसेंगे किस इंटेंसिटी में बरसते हैं वो तो बात की बात है। लेकिन क्या हमारी शहर की सड़कें अब इस काबिल हैं, हमारे शहर में जो खोदे गए गड्ढे मौत के कुएँ हैं वो इस काबिल हैं कि वहाँ पे हम बच सकें? और स्टिल फिर वो बात कि जो हाई कोर्ट भी बारहा इनको इंस्ट्रक्ट कर रहा है और हम भी इस पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको कंप्लीशन की तरफ लेके जाए, रोड की रेस्टोरेशन की तरफ लेके जाएं, एटलीस्ट इनको सॉलिड बैग फिल कर दें, कम से कम इनको भर दें उस तरीके से कि लोग इसके अंदर जो गिरे ना और पानी के जो कुएं मौत के बन जाए वो ना बने। आपके जो ये जितनी भी मट्टी है वो पानी के साथ बह ना जाए और वहाँ पे पानी जो है निकालना आपके लिए अजाब ना बन जाए। कम से कम इस हद तक तो रेस्टोरेशन कर दें। जब 5वां स्पेल गुजरता है, आगे आपका मौसम बेहतर होता है, आप उसके बाद क्या करें, आप फिर रेस्टोरेशन चले जाए, फाइनल रोड की लेवलिंग करके कारपेटिंग कर दें। हम तो इस चीज़ को नहीं कह रहे कि अभी फ़ौरन कर दें, लेकिन ये हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और इस तरह डर के बैठे हैं, जो काम जहाँ है वो छोड़ दिया और जिसने कोई खुदाई कर रहा है उसने वहीं छोड़ दिया है, जिसने जो सामान वहीं फेंका वो वहीं पड़ा है। किसी की रेत मट्टी पड़ी है तो वो पानी में बह रही है, किसी का कोई काम, भाई प्रॉब्लम है। और ये पूरे शहर में है। मैं आपको टिप्स पे पूरे इलाके गिन के बता सकता हूँ कहाँ पे ये हालात हैं।
हमारी हालत इस वक्त नालों की ये हो चुकी है कि जो पिछली हैवी बारिश हुई थी उसमें नाले उबल पड़े थे। हर नाला जो शहर के अंदर से जो शायद मेन नाला है वो भी हैवी हो चुका था। लाहौर कैनाल एक दो जगह से ओवरफ्लो हो गई थी। आपकी जो टर्शरी ड्रेनें हैं, छोटे नाले हैं, टाउनशिप की बात कर लें, पीआई रोड की बात कर लें, जौहर टाउन की बात कर लें, वो सारे जो हैं वो नहर सड़क के बराबर हो गए थे। बिल्कुल ऐसे हमारे पानी की कैपेसिटी क्यों नहीं रही? क्योंकि हमने जगह जगह खोद के उन नेटवर्क को रेस्टोर नहीं किया, हमने पानी के फ्लो को, बहाव को बरकरार नहीं रखा। और जब तक आप ये कंप्लीशन नहीं करते लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की, ये रेस्टोर होना भी नहीं पानी का फ्लो, ये भी मैं आपको बता दूं। और अल्लाह की मेहरबानी है कि हम वो बड़े बड़े अभी फेस नहीं कर रहे स्पेल्स। अगर हमने वो फेस कर लिए बड़े बड़े स्पेल, जिस तरह पिछले मानसून में एक ही दिन में 250 से 300 मिलीमीटर बारिश होती थी और रैपिडली 2-3 स्पेल आते थे, अगर खुदा ना खास्ता इस तरह के स्पेल आ गए तो लाहौर में अर्बन फ्लडिंग हो जाएगी। ये मेरी बात आप नोट कर लीजिए। इस हवाले से जो मैं ये कहूँगा कि जो पीडीएम ने अलर्ट जारी किया है, वासा ने क्या इंतजाम किए हैं, क्योंकि होना यह है कि अचानक जो है ना बारिश होनी है और वासा को पता चला वो बारिश होगी, वासा ने फिर बाहर निकलना है। इसलिए एडवांस लेवल पर जो है ना वो इक़दाम करने चाहिए रेस्क्यू को, वासा को और बल्दिया लाहौर को। ख़ास तौर पर जो लक्ष्मी चौक है या जो ये बार रोड है या जे रोड है या जोहर टाउन है या मॉडल टाउन है, जहाँ पानी खड़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर इंतजाम करने चाहिए। और अजाफी वाटर जो निकालने के निकासी आपके जो पंप है उनका इंतजाम किया जाए। और मुनसो जो ये ख़तरनाक बिल्डिंग है जो गिर जाती हैं उनका सदेबाब करना चाहिए हुकूमत को, उनका सर्वे करना चाहिए कि ख़तरनाक बिल्डिंगें जो है उनको खाली कराया जाए, ताकि मानसून की अचानक बारिश हो जाती है तो छतें ना गिरें लोगों के घरों की। उस हवाले से ये इक़दाम करने की ज़रूरत है। तो ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इस वक्त वासा, बल्दिया लाहौर और जो डीसी लाहौर वासा की जिम्मेदारी की जहाँ हम बात कर रहे हैं, मिनिस्टर हाउसिंग के ज़ेर सदारत इजलास में गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी और बराए नाम ड्यूटी करने वाले अफसर पर इजहार बरहमी किया गया है। शो कॉज नोटिस दुरे ना आए आप जी, ये बिल्कुल उन्होंने एक ओवरऑल वासा की मीटिंग ली है जी, बिलाल यासिन साहब ने, जिसमें डीजी वासा पंजाब भी मौजूद थे और तमाम एमडीज जो हैं वो भी कोई फिजिकल था या कोई ऑनलाइन मौजूद था। उसमें जो सबसे बुरी कारकर्दगी सामने आई है ना, उसमें अफसरान को शोकाज हुए। अच्छा। उसमें आपका गुजरांवाला, सियालकोट रिलेटेड और मुल्तान के भी कुछ अफसर हैं शामिल हैं। यहाँ पे बहुत बुरी हालत है। और गुजरांवाला और मुल्तान के अफसरों को तो बाकायदा उन्होंने कहा है कि अगर ये शोकाज पे रिस्पॉन्ड नहीं करते तो इनके खिलाफ पूरा कार्रवाई पीडा के तहत की जाए, तादीबी कार्रवाई की जाए। अच्छा। और उसके बाद जो बाकियों के वार्निंग है वो भी उनके भी कान, जाहिर बात है आप एक दो बंदों को हिलाते हैं तो बाकियों के कान खड़े हो जाते हैं कि जी ये तो बड़ा मसला हो गया, तो काम तो करना पड़ेगा। लाहौर की ओवरऑल उस तरह से बुरी हालत नहीं थी क्योंकि सिस्टम चूँकि लाहौर में सबसे अपडेट है, ज़्यादा पैसे लाहौर में लगे। लेकिन अगर बाकी तरह वासा में जाएँ, गुजरांवाला में निज़ाम बहुत बुरा है। रावलपिंडी वासा में देखें, उसमें तो कैपेसिटी नहीं थी, पूरी की पूरी आबादियों में पानी बह गया सारी। आप मुल्तान वासा की बात करें, वहाँ बहुत बुरे हालात है। फैसलाबाद में इतना कुछ फेस करना पड़ा पानी जो है वो बारिशों में मानसून के। तो डेफिनेटली लाहौर इस हवाले से ब्लेस्ड है कि यहाँ पे अभी सिस्टम थोड़ा बहुत बेहतर है तो कस बर्दाश्त हो जाता है। सही। बाकियों की तो हालत बुरी है। अब ये नए वासस बनाने जा रहे हैं, फिर वहाँ पे सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आप 9-10 नए वासस लॉन्च करने जा रहे हैं, आपके पास उसके लिए बजट कहाँ से आएगा, आपके पास उसके लिए मशीनरी कहाँ से आएगी, स्टाफ कहाँ से आएगा। करने जाना एक ही कारकर्दगी, जो आपके पास एक मॉडल है वो बहुत अच्छा काम कर, भाई पैसे चाहिए ना। लाहौर वासा के अंदर इस वक्त अगर बात की जाए, पिछले 5 सालों में अरबों रुपया लगा है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसके तो रिजल्ट क्या है, अरबों तो रुपया ना आप देखें। अच्छा, अरबों से भी बात आगे निकल गई। इस सीजन में तो 137 अरब लग रहा है बिल्कुल लाहौर के ड्रेनेज सिस्टम पे, वाटर सप्लाई सिस्टम पे। ये जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम है 1 खरब और 37 अरब का है। सबसे ज्यादा नवाजे वासा को गया। अब आप मुझे बताएं कि इसका 1/3 भी लगा लें, क्या आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि हर वासा को 25-25 अरब दे दें, 9 के साथ ज़रब दें, 25 अरब अगर एक वासा को देते हैं तो आप उसको चला पाते हैं। आपने उसके अंदर भर्तियां करनी है, आपने कम से कम 100-100, 200-200 सीवरमैन भर्ती करने एक शहर के लिए, आपने नई जेटर सकर मशीन्स लेनी है, आपने नए अफसरान इंजीनियर्स की भर्ती करनी है, दफातर देने हैं, उनको गाड़ियां देनी है, पेट्रोल डीजल देने हैं, जनरेटर्स देने हैं, ट्यूबवेल लगाने हैं। कहां से करेंगे? नामुमकिन ही नजर आ रही है। वेलकम बैक वंस अगेन। चीनी बहरान पे बात कर लेते हैं। करियाना स्टोर्स पर चीनी की किल्लत बरकरार है, चेकिंग और जुर्माने। अच्छा, एक तरफ कहा जा रहा है इशू कोई नहीं है, करियाना स्टोर्स पे देखें तो चीनी है नहीं। अब
बेसिकली मसला क्या है वो समझ से बाहर है। कैसर खोखर साहब जी बिल्कुल, चीनी का जो बहरान है ये शिद्दत अख्तियार कर गया है और जो ओवर चार्जिंग, अब किसानों का कोई मसला होता तो हुकूमत फौरी तौर पर कार्रवाई करती कि किसान गंदम महंगी बेच रहे हैं या आटा महंगा बिक रहा है, उस पर तो हुकूमत कार्रवाई करती है। लेकिन चीनी में क्योंकि बड़े बड़े सियासतदान और हुकूमत के खुद जो अंदर बैठे हुए लोग हैं वो चीनी फैक्ट्रियाँ, शुगर मिलें हैं उनकी, लिहाजा हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही और वो चीनी जो स्टोर भी कर रहे हैं, जखीरा दोजी भी कर रहे हैं और मनमानी कीमतें भी वसूल कर रहे हैं। और बाजार में चीनी जो किराना स्टोरों पर है या तो चीनी मिलती नहीं, अगर मिलती है तो महंगे दामों मिलती है और वो जो गवर्नमेंट के जो मुकर्रर करदा रेट है उसके मुताबिक कोई चीनी देने के लिए ना शुगर मिल वाले देने के लिए तैयार है ना किराना स्टोर देने के लिए तैयार है। और पिस कौन रहा है? जो सारफ आम सारफ है वो पिस रहा है। हुकूमत को चाहिए कि जो हुकूमत में बैठे हुए जो लोग हैं जिनकी शुगर मिले उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे ना। किसानों के खिलाफ तो बड़ी कार्रवाई होती है कि किसान फलां सब्जी महंगी कर गए हैं, किसान गंदम महंगी कर गए हैं, किसान फलां महंगी कर गए हैं, किसानों ने फलां चीज़ महंगी, आलू महंगे कर दिए हैं किसानों के खिलाफ तो बड़ी कार्रवाई होती है। वो बेचारे गरीब तबका है इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। और शुगर मिल मालकान जो है वो ताकतवर तबका हुकूमत में बैठे हुए इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और हुकूमत उनके खिलाफ टास से मास नहीं हो रही। खोखर साहब वो मिल मालिकान है ना, मिल मालिक। अच्छा, यहाँ पे देखें वो मिसाल पूरी हो रही है कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, कि एक तो आपने पहले इसमें पैसा कमाया, सट्टा खेला, अब आप धड़ल्ले के साथ चीनी की किल्लत पे तरफ लेके जा रहे हैं, आप उसकी सप्लाई रोक दी है, आप उसकी सप्लाई को मुतासिर कर रहे हैं। अब वो चीनी मार्केट में नहीं है, आप क्या कर लेंगे? आपने रेट मुकर्रर कर दिया एक, अब आप चीनी ला के दिखा दें मार्केट में। ऐसे ही है ना? और मैं तो हैरान था कि परसों या कल मैं खबर देख रहा था जिसपे 2 चीनी के बहुत बड़े सप्लायर्स जो डीलर्स हैं उनको बैरून मुल्क जाने से रोका। अच्छा। फेडरल गवर्नमेंट FIA मुतहर्रिक हुई, उन्होंने आके इस पे एक्शन लिया। एक्शन जी, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम उनके डाले हुए थे और उनको रोका तो पूरा क़यामत बर्पा हो गई है जी। अब वो एसोसिएशन कहती है कि हमारा तो पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया जी, हम पे बड़ा जुल्म कर दिया है। यानी कि आप करोड़ों लोगों पे जुल्म करें, आपको इजाजत है कि आप 20 करोड़ पे जुल्म करें लोगों पे, लेकिन आपके अगर 2 बंदों को रोका जाए जो ऑलरेडी चेक लिस्ट में थे, ऑलरेडी एग्जिट कंट्रोल में, तो आपकी बड़ी इज्जत मजरूह हो गई है। लेकिन जो 18 करोड़ 20 करोड़ आवाम के साथ आप चीनी ना दे के उनको 200-300 रुपए के जलील करके लाइनों में खड़ा करके भिखारियों की तरह आधा किलो 1-1 किलो चीनी दे के कर रहे हैं, तो आप उनकी इज्जत मजरूह नहीं होती। तो भाई अगर आप इतने साफ हैं तो आप आए, फेस करें, FIA को फेस करें, इमिग्रेशन को फेस करें। आप बताएं जी कि आपको क्या ऐसी एजेंसी थी, एक इमरजेंसी लगी तो आप मुल्क से बाहर जा रहे थे। तो शुक्र है कि पंजाब गवर्नमेंट ने तो एक्शन नहीं लिया, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर और FIA इस पर मुतहर्रिक हुई है। तो हम तो ये दरख्वास्त करेंगे इस पर मजीद मुतहर्रिक होने की ज़रूरत है और आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि आप प्राइस कंट्रोल के जिम्मेदारान जो हैं उनको भी किसी प्रोग्राम में इन्वाइट करें, उनको बुलाएं, प्लान है इंशाल्लाह बिल्कुल, और उनको वो एक मैकेनिज्म पता तो लगे ना लोगों को भी। आपको देखना कि आपको तांता बच जाएगा कॉल्स का कि लोग पूछेंगे कि हमें बताएं हमने शिकायत कहाँ करनी है, कैसे करनी है, किसने आना है। तो लोगों की थोड़ा सा दिल आजारी जो इस मौजू पे हुई है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और समझ नहीं आ रहा ना कि पीछे माफिया क्या कर रहे हैं, ये चीजें समझ से बाहर हैं। अच्छा जी, शहर में 7 माह के दौरान 77 अफराद ने खुदकुशी की है। मई में 17 वाकयात हुए, 13 मर्द और 4 खवातीन ने अपने हाथों अपनी जान ले ली। जून में खुदकुशी के 8 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। अब इसके पीछे अगर आप देखें ना तो पसे पर्दा क्या मुहरकात हैं, वो यही तमाम इश्यूज़ हैं। हर घर में बेसकूनी की कैफियत है, लड़ाई झगड़े हैं, समझ से बाहर है कि क्या प्रॉब्लम। बिजली के बिल, हाँ बिल्कुल, बिजली की महंगाई की बड़ी वजह है। लोगों को फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, टेंशन में लोग हैं, स्ट्रेस में लोग हैं, फिर बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं, फिर घरेलू लड़ाइयाँ झगड़े ज़्यादातर सोशल इश्यूज़ की वजह से होती है, फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से होती है, फाइनेंशियल मामला की वजह से लड़ाई और डिप्रेशन जो होता है लोगों को, या लोग जो परेशान होते हैं, या घरों में जो लड़ाइयाँ होती हैं या खुदकशियाँ होती हैं, ये माली मसाइल अक्सर इसकी वजह होती है। फिर ये जो महंगाई है, ये बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, ये जो टैक्सेज हैं जो आवाम पर लगाए गए हैं, इस वजह से सारे ये मसाइल होते हैं लोगों के। और लोगों को, हुकूमत को चाहिए कि लोगों को रिलीफ दे, ख़ास तौर पर पेट्रोल की कीमत कम करे, बिजली की कीमत कम करे, गैस की कीमत कम करे और लोगों को रिलीफ दे और सरकारी मुलाजमी की तनख्वाह में इजाफा करे और जो टैक्सों का सिस्टम वो बेहतर करे। अब जो सरकारी मुलाजम है वो तो हर सरकारी मुलाजम टैक्स देता है, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या ताजर है वो टैक्स ही नहीं देते, उनको भी टैक्स में लाया जाए। और जो वुकला है, वुकला टैक्स नहीं देते, वुकला और डॉक्टर खासतौर पर इतने क्लिनिक पर लोगों को चीर फाड़ कर रहे होते हैं, इतने लूट रहे होते हैं अस्पतालों में, डॉक्टर टैक्स नहीं देते। डॉक्टरों को, वुकला को, ताजरों को, सनतकारों को, इनको टैक्स के नेट में लाया जाए ताकि वहां से टैक्स जनरेट हो जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने दुरे नायाब। अच्छा, ये ना सोशल इश्यूज भी बहुत ज़्यादा है, बहुत एक ना
सिचुएशन आप दर्दनाक है। देखें देहात हो गए, हमारे छोटे शहर हो गए, वहाँ पे ये रेशो कम है। उसकी वजह है लोगों की आपस में सोशल बॉन्डिंग है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक गली से 10 गली तक लोगों को जानते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है उसके दुख सुख में शरीक होते हैं, बैठते हैं ना, वो स्ट्रेस आप शेयर करते हैं। बड़े शहरों में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनके अंदर ये रेशो बढ़ती जा रही है, एक दूसरे की किसी को कोई तकलीफ़ का एहसास नहीं है, लोग अपनी जो है वो नफ्सा नफ्सी के आलम में पड़ चुके हैं, हर एक को अपनी पड़ी हुई है। फिर हर चीज़ वो इस तरह आप देखें ना, छोटी सी बात भी होती है सोशल मीडिया पे डाली जाती है। आप अगर एक केक खा रहे हैं कॉफ़ी के साथ तो आप सोशल मीडिया पे शेयर कर, भाई आप पूछें क्या सोशल मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइम है जो आपका हाजमा हो जाएगा, आप तस्वीर लगाएंगे तो वो कॉफ़ी और चाय को हजम हो जाएगी। हम इन चीज़ों से निकलें, हमें एक दूसरे को वक्त देने की ज़रूरत है, हमें अपनी फैमिली बॉन्डिंग्स मजबूत करने की ज़रूरत है, हमें अपने दोस्तों में कुछ पल बिताने की ज़रूरत है, ये इम्पॉर्टेंट है। मैं तो हैरान हूँ, पता नहीं कि ये साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट बड़े बड़े बैठते हैं अपने फोरम्स पे भी, चैनल्स पे भी, वो लोगों को क्यों नहीं एजुकेट करते। क्या आप इस नफ्सा नफ्सी की इस जो शोपाज की दुनिया है इससे थोड़ा सा बाहर निकले। हर चीज़ आपको ये पैसा और इन चीज़ों से नहीं मिलनी, आपने अपने आप को रिलैक्स करना है, बिल्कुल आपने अपने आप को काम डाउन करना है, आपने अपने आप को खींचना है। अगर आपको तरक्की नहीं मिल रही या बाकियों को मिल रही है तो कोई क़यामत नहीं आ गई। अगर आपका जो कहीं इस्तेहसाल हो रहा है किसी दफ्तर में तो आपके पास बहुत सारे फॉरम्स मौजूद हैं, आप उनको यूज़ करें, आप इस तरफ ना जाएं। अगर आप किसी को एक स्टेप बढ़ने की इजाज़त देते हैं तो वो 4 कदम आपके तरफ आगे बढ़ता है। ये मैं इस चीज़ पे बड़ा कन्विंस हूं। बिल्कुल ऐसे ही। तो बाज़ औक़ात म्यूचुअल गलतियों की वजह से भी आप इस दहाने पे पहुंच जाते हैं कि आप खुदकुशियों की तरफ चले जाते हैं। ख़वातीन में रुझान बहुत ज़्यादा है, ख़वातीन जो है मुख्तलिफ जगहों पर पिसती हैं। अभी ये डेटा तो रिपोर्ट हुआ है। एग्जैक्टली। अभी इसके आगे मुहर्रिकात को भी रिपोर्ट होना चाहिए था कि कितने लोगों ने अपने घरेलू मसाइल की वजह से किया, जी बिल्कुल, कितने लोगों ने अपने ज़ाती ज़िंदगी की वजह से, जिसमें बहुत सारा आ जाता है लोगों की पब्लिक प्राइवेसी जो डाटा है वो लीक हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें उसकी वजह से किया, तो फिर आपको और आसान होता है कि इसको सेग्रीगेट करना। लेकिन मैं फिर ये आपके प्रोग्राम से रिक्वेस्ट करूँगा लोगों को कि अपनी आपस में, अपने रिश्तों में, अपने बहन भाइयों में, शौहर मियाँ बीवी में अपने आपस में हमआंगी पैदा करें। और अगर जो ये न्यू जनरेशन है, इशू ये ना, हमारे यहाँ तो कोई काउंसलिंग वाला रिवाज ही नहीं है, कहीं पे जाकर आप काउंसलिंग अपनी कराएंगे तो फिर अब और दूसरा लोगों को लगता है कि अगर हम कहीं जाएंगे तो लोग तो हमें पागल करार दे देंगे, एक ये बड़ा इशू है। नहीं, आपको देखें, आपको बोलना चाहिए, आपको अगर कोई नहीं मिलता तो आपको कम से कम शीशे पे खड़े होके आपको अपनी चीज़ें स्पीक आउट करनी चाहिए। आप जब तक ये चीज़ें अपने थॉट स्पीक आउट नहीं करेंगे आप किसी अंजाम पे नहीं पहुँचेंगे। आप सारा दिन इतनी चीज़ों का बर्डन लेके चल रहे होते हैं, पूरा दिन हम इतना दफ्तर के काम है, पर्सनल ज़िंदगी है, घर के मसाइल हैं, अखराजात हैं, महंगाई है, सब चीज़ों को आपने कहीं ना कहीं तो सेटल करना है ना। और ये स्ट्रेस आपके यहाँ पर रहता है और वो फिर आप पता नहीं क्या, मेरा ख्याल है कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी के दोस्तों से अच्छा स्ट्रेस आउट करने के लिए कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल आपने ठीक कहा। थैंक यू सो मच जी, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद हम शो में दोबारा से आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रही है। उस्मान अशरफ की सालगिरह है, चौधरी बिलाल की, जावेद आशिक की, उम्मे हानी की, हफ्सा की सालगिरह है, अली जट, शाजिया खान, इरफान बलूच, नवीद और इसके बाद जी बिस्मा की सालगिरह है। आप सब लोग को मुबारकबाद, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। सो संडे को जिनकी सालगिरह है वो लिस्ट हमें भिजवा दें, इंशाल्लाह मंडे के प्रोग्राम में हम शामिल कर लेंगे और आपकी बर्थडे को भी स्पेशल बनाएंगे। अभी हमने आगे बढ़ना है, आपको बताएंगे आज का मौसम कैसा रहेगा टुडे इस वेदर में। समरा हमें ज्वाइन करिए, हमारी रिपोर्टर इस वक्त बाहर मौजूद हैं, वेदर अपडेट्स उनके पास हैं। समरा बताइए अभी मौसम कैसा है? बाहर ठंडक है, मौसम हवा चल रही है, बारिश के कितने इम्कानात हैं? अभी बता दें मौसम अभी कैसा है। जी बिल्कुल अना, ऐसा ही है। अगर अभी शहर लाहौर के मौसम की बात कर ली जाए तो सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली जारी है। कभी आसमान पर बादल छा जाते हैं तो कभी सूरज जलवागर हो जाता है। जब सूरज मंजर पर आता है तो तपिश और गर्मी एक बार फिर से ज्यादा महसूस की जाने लगती है, लेकिन जैसे ही आसमान पर बादल नमूदार होते हैं तो ताजगी के साथ साथ मौसम जो है वो कुछ बेहतर महसूस होने लगता है। इस वक्त भी आसमान पर घटाएं राज है और सूरज जो है वो मंजर आम से गायब है। आसमान पर काली घटाएं मौजूद है तो दरख्तों के पत्ते भी हिलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और मौसम जो है वो कदरे बेहतर महसूस हो रहा है। मौसमियात की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि आज शहर का मतला जो है वो जुज़वी तौर पर बरालूद रहेगा। सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली का सिलसिला जो है वो भी जारी रहेगा, जबकि आइंदा 24 घंटों में शहर में बारिश के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि रात गए शहर में 20 से 30% तक बारिश के इम्कानात हैं, जबकि कल इतवार के रोज भी शहर में 40% तक इम्कानात हैं कि बारिश बढ़। महकमे मौसमियात की जानिब से मानसून के छठे स्पेल की पेशन गोई भी कर दी गई है और ये कहा गया है कि 5 अगस्त से मानसून के छठे स्पेल की एंट्री होगी और इसी के साथ साथ शदीद बारिशों की पेशन गोई की जा रही है। नदी नालों में तूफ़ानी का भी खदशा है और पंजाब में दरियाए झेलम और दरियाए चनाब जो है वहां पर निचले और ऊंचे दर्जे के सैलाब का भी खदशा है, तो ऐसे में इदारों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। अच्छा समरा, आपने मौसम के हवाले से तो बता दिया, वीकेंड पे पहले बता दें ये हफ्ता की रात और इतवार बारिश के कितने इम्कानात हैं। और यस, आगे आपको पता है 14 अगस्त आ रही है तो बच्चों ने उस हवाले से भी तैयारी करनी होती है। अब तो प्रॉपर खरीदारी होती है झंडों की, झंडियों की। तो ये आने वाले पूरे वीक में क्या बारिशों की प्रेडिक्शन है? जी ना, बिल्कुल ऐसा ही है। ना सिर्फ रात के बारिश के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं, पूरे हफ्ते में जो है वो महकमे मौसमियात की जानिब से मानसून के छठे स्पेल की भी पेशन गोई कर दी गई है और ये भी कहा गया है कि वक्फे वक्फे से शदीद बारिशों की पेशन गोई की गई है। जहां तक आपने 14 अगस्त के हवाले से बात की है तो आप देख सकती हैं कि ये मेरे पीछे जो है इस वक्त मैं PHA में मौजूद हूँ और दरख्त को जो है वो किस कदर खूबसूरती जो है वो हरे और सफेद रंग के फूलों से सजाया गया है और इस वक्त जो है ये बहुत ही खूबसूरत एक मंजर पेश कर रहा है। मौसम भी यहाँ पर कुछ कदरे बेहतर है तो जो लोग आ रहे हैं वो इससे भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात की तैयारियों के हवाले से तो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ स्टॉल्स जो हैं वो सज चुके हैं बाजारों में और इसी के साथ साथ बच्चों के साथ साथ बड़ों का जोश जज्बा भी हमें दीदनी देखने में नजर आ रहा है। हमने उर्दू बाजार का भी विजिट किया है तो वहाँ पर भी मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल सज रहे हैं, बेचीज वहाँ पर मौजूद है। थैंक यू सो मच समरा, मौसम की अपडेट्स आपने दे दी और वो वाकई बड़ा पीछे आपको खूबसूरत लग रहा है। वो 14 अगस्त की मुनासबत से स्पेशली, और अगर आप रात को जाएंगे ना तो यहाँ लाइटिंग भी हो जाती है तो और ज़्यादा खूबसूरत। बाकी रह गए जी हफ्ते की रात, आज रात और कल बारिश की प्रेडिक्शन है। सो छठे स्पेल का आगाज़ भी होने जा रहा है 5 अगस्त से। अब आप देखें जी बारिशें किस तरह से होती है तो टाइम ही बताएगा। अच्छा जी, स्पेशल बर्थडे विश करने जा रहे हैं नुमान सलीम साहब, डिप्टी GM प्रोग्रामिंग है जी सिटी 41 और रूही। तो नुमान साहब हमारे बहुत ही अच्छे कलीग हैं। नुमान साहब को हम सालगिरह के बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। नुमान, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बहुत सारी नेक तमन्नाएं, नेक आए, नेक ख्वाहिशात, हमेशा ऐसे ही जैसे आप हमें हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं, इतना ज़बरदस्त काम करते हैं। तो आप सलामत रहें, मुस्कुराते रहें और इसी तरह से अच्छा अच्छा काम करते रहें। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। सो ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो नाज़रीन, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि जब भी आप ड्रेस लेने जा रहे हैं, असल में इशू ये है ना कि आप जब मार्केट में जाते हैं तो आपके सामने, हम जब छोटे थे तो एक ही ट्रेंड होता था, उसको सारे फॉलो कर रहे होते थे। अब आपके पास एक बड़ी सारी ऑप्शंस मौजूद होती हैं। सोशल मीडिया पे आप देखें तो आपको वो बेतहाशा ऑप्शन नज़र आ रही होती हैं। आप शॉपिंग करने के लिए चले जाएं तो एक ब्रांड पे आपको डिफरेंट स्टाइल के कपड़े नज़र आ रहे होते हैं।
आजकल ट्राउजर्स अगर आप देखें तो आपको प्लाजोस भी नजर आ रहे हैं, फर्शी शलवार भी नजर आ रही है, इवन तंग पोंचे वाली शलवार भी जो है वो भी आपको नजर आ रही है, शॉर्ट शर्ट भी है, लॉन्ग शर्ट भी है, फ्रॉक्स भी हैं। सो आप परेशान हो जाते हैं, अच्छा अब ड्रेस खरीदना है, कोई इवेंट आ रहा है, कौन सा ड्रेस लें। सो आज हम थोड़ा सा आपको गाइड भी करेंगे, कलर्स कौन से चल रहे हैं वेदर के अकॉर्डिंग, और इसके साथ साथ आपको कौन सा कलर सूट करता है जी, इस पर हम बताएंगे कि कैसे आपने ये डिसाइड करना है। नाजिश खान फैशन डिजाइनर है, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजिश। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। अच्छा, इससे पहले मैं आपसे बातचीत करूं जी, मेरा ड्रेस भी नाजिश ने भिजवाया है, सो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं जी कि आपका ड्रेस क्या है, मैं खड़े होकर दिखा देती हूँ, फिर आप पहले मेरे ड्रेस को एक्सप्लेन करें। सी, ये है जी मेरा ड्रेस, इसके साथ है फर्शी शलवार और बहुत ही कंफर्टेबल है। मैं जब भी कपड़े लेने जाती हूँ ना तो मैं कपड़े देखती हूँ फैब्रिक कैसा होना चाहिए, फैब्रिक, और इसके ऊपर जो आपको ये एम्ब्रॉयडरी भी नजर आ रही है ना, आप बिलीव करें इंतहाई सॉफ्ट है, स्टफ बहुत अच्छा है। जितनी शदीद गर्मी है, हब्स वाली गर्मी है, तो आप स्टफ पे तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो स्टफ बहुत अच्छा है। और यस, ये जो शलवार आप देख रहे हैं ना, ये बहुत मज़े की लग रही है, जितनी प्यारी फॉल है ना इसकी, उतनी कंफर्टेबल पहनने भी है। सो मैं हील्स पहन के भी चल रही हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। नाजिश की तरफ जाती हूँ, थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त जोड़ा है ये, तो इसको इस तरह एक्सप्लेन कर दे। ये जोड़ा बहुत दिल से और बड़े प्यार से, मैं अपनी हर चीज़ ना बड़े माइन्यूटली छोटी छोटी चीज़ें माइंड में रख के फिर डिज़ाइन करती हूँ। लाइक जब ऐना ने ये ड्रेस पहनना है तो वो इसको 4 चांद लग गए माशाल्लाह। तो थोड़ा सा वेदर, सबसे पहले जो हमारा एक्सट्रीम वेदर है ना, उसको हमें देखना है कि उसमें आपने स्टाइलिश भी लगना है, ट्रेंडी एंड क्लासी, यू नो, और उसमें आपको गर्मी लग, ब्रीथेबल, मेरा आपने देखा है सारा जो है ना स्टफ है बहुत कंफर्टेबल है, फ्लोई है और रिंकल फ्री है। आप देखिए वर्किंग लेडीज हैं, सुबह निकलना है और कितने काम होते हैं सुबह निकलते हुए, सारा दिन आप जा रहे हैं, सीट पे बैठ रहे हैं, गाड़ी में हैं आप, तो बड़ा प्रॉब्लम होता है आपको अगर कहीं पर आपको लग रहा हो कि अच्छा ड्रेस खराब हो। और आप देखिए वर्किंग घर से बाहर जा रहे हैं ना, तो आपको एक प्रोफेशनल लुक भी आनी चाहिए और आपको कंफर्टेबल जो सबसे पहले, तो वही कीपिंग इन दिस एस्पेक्ट के जी, बस जो वर्किंग लेडीज हैं वो स्टाइलिश भी लगे और हैसल फ्री, और उससे सबसे बड़ी बात जो आजकल है वो है बजट फ्रेंडली। ये सबसे बड़ा इशू है जो आपने बात की। आजकल बिल्कुल आपको अच्छा जोड़ा चाहिए होता है और कम बजट में चाहिए, पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है विद नाजिश अपैरल्स ओनली। सही। अब ये जैसे आपने कैरी किया हुआ, आप देखिए इस पे माशाल्लाह एम्ब्रॉयडरी क्वालिटी एम्ब्रॉयडरी विद द स्टफ, तो इट्स वेरी रीजनेबल प्राइस। और वर्किंग लेडीज और जो घर में भी हैं, उन्होंने कहीं किटी पार्टी पे जाना है, कमेटी पार्टी है हमारी, कुछ भी है, उसमें भी आप आराम से कैसी कैरी। नाजिश, आप मुझे बता दें ट्रेंड क्या है आजकल? ट्रेंड को फॉलो करना बहुत मुश्किल नहीं हो गया? बिल्कुल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, ऑप्शंस बहुत होती हैं ना, थोड़ा सा आप थोड़ा सा रिसर्च, जैसे कहते हैं ना R&D पे थोड़ा सा काम कर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कि रिसर्च कर लें थोड़ा सा, एक्चुअली मुझे क्या सूट करेगा। देखिए ना, यू आर कैरिंग दिस फर्शी शलवार, आई कैन नॉट, लेकिन अगर आपने पहन लिया तो, और अगर हर बंदी ये सोचेगी कि मैंने भी यही पहनना है, तो ऐसा नहीं होता। आपको अपनी हाइट, अपनी फिजिक, अपना प्रोफेशन, अपना कलर कॉम्प्लेक्शन एंड वेयर यू आर वर्किंग, ये सारी चीजें माइंड में रख के फिर गो फॉर दैट ट्रेंड। सही। सो मेरे ख्याल से जितनी सिलेक्शन हमारे लिए मुश्किल है, तो डिज़ाइनर के लिए भी उतना ही मुश्किल हो जाता है बहुत सारी चीज़ें बनाना। सो आपके लिए क्या क्या, क्योंकि ट्रेंड को फॉलो करना, आपके कस्टमर को क्या चाहिए, अब तो लोग जो है ना वो कस्टमाइज की तरफ आ गए, बिल्कुल मेरा ये इवेंट है, इसके अकॉर्डिंग हमने ये तमाम चीज़ें डिसाइड की, मुझे यही कलर चाहिए। अब मैं कस्टमाइज पे भी ज़्यादा काम कर रही हूँ और स्पेशली XL 2XL पे काफ़ी काम कर रही हूँ, इसलिए कि वो लेडीज़ जो मतलब प्लस साइज में है ना, उनका भी दिल करता है कि हम भी स्टाइलिश लगें, तो फिर उनके कलर फिर मैं देखती हूँ, बिकॉज इफ़ यू आर हैवी तो डार्क कलर्स में ना आप स्मार्ट ट्रिम लगते हैं, लाइक ब्लैक, नेवी ब्लू, मैरून, चले ये तो आपने पर्पल, हाँ, तो एक वो हमें टिप बता दी है कि अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपने डार्क कलर गो फॉर द डार्क कलर, ठीक हो गया, एंड यू आर स्लिम स्मार्ट, वो तो यू कैन गो फॉर एनी कलर। ट्रेंड में क्या चल रहा है? मुझे लगता है कि हमेशा आप प्लेन पहने तो आप ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। प्लेन, हाँ, जैसे सॉलिड्स आजकल बहुत इन है, जैसे अब ये मैं आपको दिखाती हूँ अपना कि मैंने एक सॉलिड चिकनकारी पे काम किया है, और उसका फायदा ये है कि वर्सटाइल हो जाता है वो, उसको आप डिफरेंट दुपट्टास के साथ, डिफरेंट शूज के साथ, डिफरेंट बैग्स के साथ, डिफरेंट इवन एक्सेसरीज के साथ ना आप ज्वेलरी के साथ आप कैरी कर सकते हैं, डिपेंड करता है क्या इवेंट है और किस किस्म का है, आपका उसका रिलेशनशिप क्या है, उसके हिसाब से हम उसको करें। अच्छा, वैसे होता है कि सम टाइम आपने नॉर्मल रूटीन ऑफिस वगैरह के लिए जो कपड़े बनाए हैं, वो आप कहीं इवेंट पे भी किसी पे पहन के जाना चाह रहे हैं, तो उसको आप अच्छे तरीके से कैरी कर लें, आप उसका दुपट्टा थोड़ा चेंज कर लें, कि पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है दुपट्टा, और मजे की बात है जो दुपट्टे भी आपके पास हो जाते हैं, उनको भी आप रिसाइकिल कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब मैं ऐसे कर सकती हूँ कि जैसे हैवी दुपट्टा है आपका
और आपने सोचा कि मैं इस दुपट्टे को कहाँ कैरी करूँ, आप उसको गो फॉर द फ्रॉक, अच्छा, पिशवास, अंगरखा, ये सब चीज़ों में हम कन्वर्ट करके उनको साथ सिर्फ चूड़ीदार पजामा ऐड कर लिया, चुन्नी दुपट्टा ऐड कर लिया, आपकी एक स्टाइलिश टाइप नए इवेंट के लिए एक सूट जोड़ा तैयार हो सकता है। ये फ्रॉक, अंगरखा, पिशवास वगैरह ये ट्रेंड में है? जब डिपेंड करता है इवेंट, हाँ इवेंट्स में जैसे अब शादियों का सीजन अक्टूबर से इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा, तो देखिए 5 डेज का इवेंट है, तो 5 डेज में हमने सिर्फ एक तो नहीं ना पहनना, हाँ, वो ड्रेस आपको चेंज ड्रेस होगा। जैसे एक दिन साड़ी, हम वलीमे का जैसे हमारा ट्रेंड होता है कि गो फॉर द साड़ी, और बारात पे आप विश्वास कर लें, और मेहंदी पे आपको गरारा शरारा कुछ ऐसा, फर्शी गरारे बहुत आजकल इन हुए हैं, जो हमारी नानियां दादियां भी पहनती थी, अभी माशाल्लाह बड़े इन हो गए हैं। तो इस तरह हम 3-4 दिन के हिसाब से ना सबको एक कस्टमाइज्ड करवा दें। ठीक है, अभी हमने छोटी ईद पे देखा हर बंदे ने ही फर्शी शलवार पहन ली, इवन आपको सोशल मीडिया पे इतनी जबरदस्त सी मीम्स लग रही थी ना, सो वो गर्मी इतनी थी, फर्शी शलवार हर किसके लिए है, किस तरह का आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, क्या एज है, तो आप एज ए फैशन डिजाइनर रिकमेंड करती हैं कि आपके लिए सूटेबल है? बिल्कुल ऐसे, इसलिए मैं आपको बता रही थी ना कि जो मेरे पास आएगी वो कहेगी ना नहीं पहना हुआ है, मुझे भी सेम यही चाहिए। तो देखिए ऑनेस्ट सजेशन आपकी जो है ना, आपकी अपनी जो जॉब के साथ वो है ना ऑनेस्टी, वो ये है कि आप उनको प्रॉपर गाइड करें कि इफ़ यू वांट फर्शी शलवार तो गो फॉर द डार्कर कलर्स, ठीक है। मैं उनको डार्कर टोन में एडवाइस करूंगी, और इतना फ्लोई नहीं करूंगी, शलवार का जो घेरा है पाइचा है सॉरी, वो मैं इतना नहीं करूंगी ब्रॉड कि उसमें वो दिल भी रखना है और थोड़ा सा ट्रेंड्स को भी फॉलो हो जाए, उनका शौक भी पूरा हो जाए। चलें, ये चीज़ें जो आपको फैशन डिज़ाइनर आपका सजेस्ट कर सकता है, जो आपके डिज़ाइनर को पता होता है कि आपको कौन सी चीज़ जो है वो अच्छी लग रही है। अच्छा जी, नाजिश हमारे साथ मौजूद हैं, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे जी, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन जी, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। सो हम आपको बताने वाले हैं ट्रेंड क्या क्या चल रहा है, और नाजिश के पास बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। नाजिश 14 अगस्त आ रही है, सो पहले हमें 14 अगस्त पे, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का दौर है, लोग चाहते हैं कि जी हम अच्छी अच्छी तस्वीरें अपनी अपलोड करें। 14 अगस्त की तो ट्रेंड में क्या है, 14 अगस्त पे आप क्या सजेस्ट करेंगी? मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी, जैसे कि आपको पता है चिकनकारी बहुत इन है, तो चिकनकारी हमने लिया है सॉलिड्स के साथ, डिसेंट एलिगेंट, व्हाइट तो वैसे बहुत व्हाइट ऑलवेज यू नो इन व्हाइट एंड लाइक आई एम वेयरिंग, इस हमारे एक्सट्रीम वेदर पे बेस्ट थिंग इज व्हाइट। चिकनकारी हमने ले लिया, चिकनकारी के साथ ये है कि व्हाइट है, सॉलिड है, तो उसके साथ 14 अगस्त का आपका एक दुपट्टा, एक ग्रीन एंड व्हाइट में बहुत खूबसूरत उसकी लुक लगती है, पैट्रियोटिज्म भी है, और आपको ये मजा आया है, पिक्चर्स आपने अपलोड करनी है। लोगों को पता उस तरह का जोड़ा चाहिए होता है जो पिक्चर्स में भी बहुत अच्छा है, तो ये अगर आप देखें ना, ये चिकनकारी वैसे बहुत ब्यूटीफुल है, आप जब ऊपर दुपट्टा ऐसा ले लेते हैं तो क्या खूबसूरत सा सुहागा हो जाता है। बिल्कुल, अब इसका ये है कि जैसे मैंने तो ये थीम हमारी आजकल ग्रीन एंड व्हाइट है, और आपको पता ट्यूनिंग चल रही है कि मम्मी एंड बेबी जो है, अब ये देखें, ये मैंने इस पे काम किया है, ग्रीन हमारा स्ट्रीम वेदर है, स्लीवलेस, और उसके साथ ये मेरी शर्ट अगर आप अपने साथ ट्विनिंग करना चाह रहे हैं, और ये क्यूट देखें, बच्चियों की जबरदस्त, बहुत प्यारा माशाल्लाह, जिन्होंने मॉडलिंग की है उन्हें खुद भी बहुत मजा आया, और उन्होंने कहा कि बहुत स्टाइलिश लगा। अब ये देखें, बहुत प्यारे। अच्छा, स्टफ अगेन ये बच्चों का बहुत मैटर करता है, बहुत वेरी सॉफ्ट लाइट, कि बच्चियों को गर्मी भी ना लगे। ये मैंने और बच्चों के अकॉर्डिंग एम्ब्रॉयडरी बड़ी प्यारी है, उसकी नेकलाइन बिल्कुल लाइट से जी, और एक ये मुझे बड़ा ही स्टाइलिश लगा था, देखिए ये इसका टॉप है, ये टॉप है, हाँ स्लीवलेस, और ये भी देखें, ये भी नाजिश अपैरल किड्स में आपको मिल जाएगा, जबरदस्त, और इसके साथ इतनी स्टाइलिश ही, ये देखें अंदर ये शॉर्ट्स है कि मिनी भी ना हो, कि एक्सपोज भी ना हो बच्चियां, और यहाँ तक ये नीज लेंथ पे हमने बनवाया हो गया, ये बहुत स्टाइलिश लगा है पहन के, माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके साथ आप एक्सेसरीज ग्रीन और व्हाइट, आप फ्लैग लगा लें, बैंगल्स पहना लें, व्हाइट घर में कपड़े शूज होते ही होते हैं, शूज पहन लें। अच्छा, सेकंड ये, और थर्ड मेरा जो है वो भी बहुत क्यूट है, ये मैंने लॉन्ग कुर्ते में किया, इसके ऊपर व्हाइट इसके ऊपर स्प्रे करके ना, और इसके साथ भी फर्शी शलवार दी है, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, बच्चे पहनेंगे तो और प्यारे एग्जैक्टली, बहुत प्यारा है। ये स्लीव्स के साथ है, इफ यू वांट कि जी आपको बच्चे को स्लीव्स पहनाने हैं, तो हमने दोनों तीन ऑप्शंस रखी हुई हैं, जो जिसको सूट करता है वो ले ले, और वेरी इकोनॉमिकल, अगेन पॉकेट फ्रेंडली। अच्छा, अगर आप ग्रीन में, कुछ लोग ना वाइट कहते हैं, अवॉइड करते हैं, सो ग्रीन में भी नाजिश के पास ऑप्शन है, जो ये सामने मुझे नजर आ रहा है, नाजिश ये भी दिखा दें। अगर आप व्हाइट शर्ट अवॉइड करना चाह रहे हैं, व्हाइट शर्ट अवॉइड करना चाह रहे हैं, तो ये देखिए, ये ग्रीन 14 अगस्त का है, 14 अगस्त है, व्हाइट दुपट्टा इफ यू वांट, और इसके साथ भी
बहुत प्यारी ये जी फर्शी शलवार है। अच्छा जी, ये वाली इसके ऊपर हमने व्हाइट और इसके साथ तिल्ले का टच दिया है, सो दैट आप 14 अगस्त के अलावा भी यू कैन ये पैसे भी पहना जा सकता है। अच्छा, सॉलिड कलर की हम बात कर रहे थे, तो सॉलिड में मुझे ऑप्शन दिखा दे, क्योंकि अब बड़ा अच्छा भी लगता है और फिर आजकल ट्रेंड भी क्योंकि चल रहा है। ये देखिए, ये सेल्फ प्रिंट में जैसे मैंने काम किया, देखिए इसका स्टफ भी चेक करें, बहुत सॉफ्ट है, ब्यूटीफुल। उस पे थोड़ी सी हमने लेसिंग करवा दी है, जरूरी नहीं सारा टाइम एम्ब्रॉयडरी हो, लेसिंग के साथ भी बड़ी अच्छी डिजाइनिंग हो सकती है। इसके साथ सॉफ्ट लाइट देखे कलर्स में दुपट्टा भी बहुत अच्छा दुपट्टा का स्टफ भी और प्लेन के साथ आपके अगर इस तरह के प्रिंट लाइट से चुनरी और चुनरी ऑलवेज बिल्कुल, और दुपट्टा भी बहुत सॉफ्ट है, तो ये चीजें तो आप सॉलिड्स के साथ बड़ा अच्छा लगेगा, कैरी कर सकते हैं ना। और एक और ऑप्शन मैंने ग्रीन एंड व्हाइट में काम किया है, आप 14 अगस्त भी पहन सकते हैं, वैसे भी पहन सकते हैं। एग्जैक्टली, ये देखिए इसके साथ व्हाइट ट्राउजर कैरी कर लें आप, व्हाइट पैंट पहनना चाहें बच्चियां, शॉर्ट में ये करवाइए, ये अच्छा लगेगा तो बच्चियों के लिए जी। अब ये बड़ा अच्छा सा एक वो बना हुआ है, और एक बहुत मजे की चीज है वो है, आजकल आपको पता है इन है कॉर्ड सेट्स चल रहे हैं जी, तो कॉर्ड सेट्स में मैंने ये किया है कि ये भी ग्रीन पे करने की कोशिश की है। इसका भी प्योर कॉटन में है, रिंकल फ्री, नो नीड टू आयरन, ठीक हो गया, इस पे आपने आयरन की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, वो ये बड़ा इशू होता है कि आपको सुबह उठ के सबसे पहले आप जी, और ये इसके साथ ग्रीन पे ग्रीन, ठीक हो गया। इसके हमने पॉकेट पे और यहाँ दिया है, इसको भी आप 14 अगस्त पे पहने और बिल्कुल आप इंटेलेक्चुअल एक पर्सनालिटी ये लगती है इंडिविजुअल आपके, ये आप ट्रेंडी सा है आप इसके साथ। अच्छा, एक और ग्रीन में भी है जी ऑप्शन, वो भी दिखा दें, वो भी मैं आपको कॉर्ड सेट दिखाती हूँ। ये भी वर्किंग लेडीज भी, अब देखिए ना ये वाली चीजें हैं आपके 4 सीजन चलने वाली चीजें हैं। अच्छा, इसका कट थोड़ा सा इसका कट एक्सप्लेन कर दें। हाँ, इसका थोड़ा सा बैगी स्टाइल में है, और ये है कि मैंने आपको बताया ना प्लस साइज पे भी जैसे मैं काम कर रही हूँ, तो XL to XL वाले भी इजी टू कैरी है, इसका बैगी स्टाइल में है। अच्छा, ये फ्री साइज होते हैं? फ्री साइज है, ठीक हो गया, एवरीवन कैन वेयर, आजकल लूज कट चल रहा है वैसे भी, और ये इजी टू कैरी है। ये देखिए इसका भी, ये देखिए स्टाइलिश का स्टाइलिश है, आप ऑफिस गोइंग है, आप कहीं भी हैं, इसको भी देयर इज नो नीड ऑफ आयरन, आप सुबह उठी हैं जल्दी लेट भी हो गए हैं, पहने तो आप जल्दी से पहने, और ये जी इस पे आपको सिल्वर। अच्छा, मुझे बैग्स आपके बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हैं, मेरे पास टाइम कम है, तो ये बैग्स का आइडिया कहाँ से आपको आया? बैग्स का आइडिया ऐसे आया ना, और मैं हैरान हो गई हूँ मुझे जब नाजिश ने बताया कि ये टोटली हैंडमेड है, क्योंकि हैरान हो जाएंगे आप, ये देखें कितना खूबसूरत बैग है और इस पे इतनी मेहनत हुई है, ये सारे मोती जो आपको कलर नजर आ रहे हैं सब चीज हैंडमेड है, ये कितना खूबसूरत हर कलर में आप ये कस्टमाइज करवा सकते हैं। आप आ जाए, आगे आप दिखा दें, मैं आपको ये देखें, वो आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग भी आप अपने ड्रेस में मैच करा सकते हैं। जैसे आगे शादियों का सीजन है ना, आप चाह रही हैं कि जिस कलर का मेरा ड्रेस बना है उसी कलर के वही कलर स्कीम इसमें करवा दें। बनाता कौन है वैसे? ये बनाते हैं स्लम एरियाज की लेडीज हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, घर पे बैठ के उनका टैलेंट माशाल्लाह अल्लाह ने सबको दिया है, तो उनके टैलेंट को यूज करते हुए मैं कलर स्कीम में अपनी बताती हूँ, डिजाइन भी आपका अकॉर्डिंगली बनाते हैं। बट ये देखिए ये हैंडमेड है और कितनी जबरदस्त इस पे मेहनत हुई है, तो वो खवातीन जो घर बैठ के बना रही हैं, देखिए उनके पास कितनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, और देखिए उनके पास घर बैठ के अल्लाह ताला ने उनका रिस्क लगा दिया है, और आप लोगों के डोर स्टेप पे ये चीज पहुंच गई है। दिखा दूं, ये देखें ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, ये ऑप्शंस आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि आप कस्टमाइज भी बनवा सकते हैं अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग, अगर आपको कलर चाहिए। जैसे ये क्लच है, जीन्स पे भी आप इसको कैरी कर सकते हैं, ये देखें आपका इसमें स्पेस भी है कि आप मोबाइल वॉलेट अपना, हाँ बस यही होना चाहिए कि आपका मोबाइल कैरी हो जाए, आपका वॉलेट कैरी हो जाए, बस इतनी ऑप्शन होनी चाहिए। सो ये आपके पास भी हर कलर में बन सकता है, बेस आप जो भी चेंज करवाना चाहें वो आप करा सकते हैं। अच्छा, एक और फिर पॉकेट फ्रेंडली, तो हम जब कस्टमाइज चीजें बना रहे होते हैं ना, तो लोगों को लगता है वो हो ये तो बहुत महंगी हो जाएंगी, तो हमेशा इस चीज को आप देखती हैं कि कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर लें। जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी होता है। देखिए बिल्कुल, अगर हमने उनको मैनेज नहीं करना तो फिर हम बने किस लिए हैं? हमने उनको मैनेज ही करना है, और ट्राई लेवल बेस्ट होता है कि जो हमारा कस्टमर है माशाल्लाह रिपीट कस्टमर्स होते हैं, कि आपने लिया है, आपकी बहन, खाला, मामी, फूफो, चाची, तो नहीं होते, जरूर ये है तो डिसेंट एलिगेंट चीज है ना, तो आपने रखना तो इसको बहुत प्यार से, ये नहीं है कि आपने थ्रो करना है, बिकॉज़ जैसे हैंडमेड चीजें ऑलवेज डेलीगेट होती हैं, तो इसको आपने रखना बहुत प्यार से है। जैसे मेरी पैकिंग है उसकी, मैं जिसमें भेजती हूँ ना, आप उसी पैकिंग में रैप करके और उसको अपने घर की जो अच्छी सी आपके रूम में वार्डरोब है उसमें ऑफ कोर्स रखें। तो ये सब चीजें आपसे हमने शेयर इसलिए की हैं कि आपको ट्रेंड बताते रहे, आप अपने अकॉर्डिंग उसको ऑर्डर भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच नाजिश, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत जबरदस्त, और आपके आइडियाज भी बहुत जबरदस्त, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मैंने जाना है जी अभी एक ब्रेक की तरफ, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बहुत ज़्यादा ट्रेंड के हवाले से बात की,
ट्रेंड के साथ साथ एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं ना, आपके बच्चे के टैलेंट को, हम यहाँ पर बहुत सारे अपने अमेजिंग गेस्ट को इनवाइट करते रहते हैं। मुख्तलिफ टैलेंट्स होते हैं लोगों में, मुख्तलिफ उनकी अचीवमेंट्स होती हैं जो हम आपको उनसे मिलवाते रहते हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, उनको अप्रिशिएट करना और मोटिवेट करना उन लोगों को जो कि घर में बैठे होते हैं, उनके पास बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। आज के हमारे गेस्ट बड़े स्पेशल हैं क्योंकि हम समझते हैं मॉडलिंग तो सिर्फ बड़े लोग ही करते हैं। सो हमारे पास आज के हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं जी, अब्दुल्ला हैं, चाइल्ड मॉडल हैं, बहुत ज़बरदस्त मॉडलिंग करते हैं। मैं तो इनकी तस्वीरें देखकर हैरान भी रह गई, परेशान भी रह गई। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या एज है आपकी? 10 ईयर्स है। तो मॉडलिंग कब से कर रहे हैं? 2-3 इयर्स। 2-3 ईयर्स से मॉडलिंग कर रही हैं, यानी आप 8 से 8-9 आपकी एज थी तो आपने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी। आइडिया कैसे आया? बच्चों को तो ये पता ही नहीं होता मॉडलिंग करनी है, स्कूल का वो टाइम होता है, तो किसने आइडिया दिया ये? मेरे पापा ने और मम्मा ने आइडिया दिया। जब मैं पहले अपने शूट पे गया तो मैं बहुत एक्साइटेड भी था और कंफ्यूज भी था क्योंकि मेरा पहला शूट था। पहला शूट था, अच्छा। तो मुझे ये बताएं कि पहले शूट में क्या घर में मॉडलिंग थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कराते थे मामा बाबा, पिक्चर्स मोबाइल से लेते रहते थे? तो स्टार्ट मतलब आपको पता तो नहीं, कैमरे के लिए का आपको एटीट्यूड चाहिए होता है, ड्रेस को कैरी किया तो उसका एक प्रॉपर तरीका होता है। सो किसने ये ट्रेनिंग की? ये मेरे बाबा ने मुझे ट्रेनिंग करवाई थी और मैं अपने ऑडिशंस देने जाता हूँ। अच्छा, तो फिर आप सिलेक्ट हुए। सो ऑडिशन में कितने बच्चे थे आपके साथ? ऑडिशन में बहुत सारे बच्चे, 5 बच्चे थे, 6 थे, बहुत कम आए थे। तो क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, क्या देखा जाता है? गुड लुकिंग हैं, स्मार्ट हैं, वो बड़ों वाली वो मॉडल्स की होती है जी। अच्छा, तो उसमें आपकी हाइट, आपका हेयर स्टाइल, ये सब चीज़ें उन्होंने देखी? जी। अच्छा, सो मॉडलिंग जब आपने फर्स्ट की तो क्या फील कर रहे थे आप? ऑब्वियसली आपने जब ड्रेस पहने होंगे, आप आए होंगे शूट के लिए, तो कंफ्यूज तो होंगे? यस, मैं बहुत कंफ्यूज था और एक्साइटेड भी था। इसे बहुत मज़ा भी आया मुझे उधर, तब भी मुझे बहुत टाइम भी लगा। इसे उधर बहुत सारे ड्रेसेस भी थे। अच्छा, सो आपको क्या लगता है कौन से ड्रेसेस में आप अच्छी वो कर लेते हैं मॉडलिंग? पैंट्स वगैरह में, शलवार कमीज़, आपने मैक्सिमम किस में की है मॉडलिंग? मैंने शलवार कमीज़ में की और कॉट सेट्स में की है। कॉट सेट्स में की है। कंफर्टेबल होना ड्रेस का कितना ज़रूरी होता है? जी। कितना ज़रूरी होता है? बहुत होता है। बहुत जो होता है। मैं गया था अपने पहले शूट किए उधर बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बहुत अच्छे कपड़े थे उधर और मुझे टाइम भी लगा था। अच्छा, अब कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं ना कि आपको अच्छे नहीं लग रहे होते तो मना कर देते हैं कि मैंने नहीं पहनना, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। नहीं, पहनना होता है। पहनना होता है, यानी पहन लेते हैं, फिर उसको कैरी करना भी मुश्किल हो जाता है जो आपको लग रहा हो कि अच्छा ये मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। तब भी हमको जब हमारी पिक्चर्स होती हैं एक उसकी, तो फिर हमको दूसरे की करनी होते हैं, दूसरे कपड़े की। आपकी पिक्चर्स तो बहुत ज़बरदस्त हैं जो हम शलवार कमीज़ में देख रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि एक ड्रेस जब पहन लेते हैं सो उसके लिए फिर क्या हेयर स्टाइल, आपका शूज़, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं? शूज़, यस, सारा कुछ मैटर करता है। सब कुछ मैटर करता है। इसके साथ साथ मॉडलिंग अभी तक जो की है, आपको क्या लगता है कि आपकी बेस्ट पिक्चर्स किस टाइप के ड्रेस में आती हैं? शलवार कमीज़। शलवार कमीज़ में आती है। खुद भी शलवार कमीज़ पहनना पसंद करते हैं? जी। अच्छा, मॉडलिंग करके तो आप तो ट्रेंड बड़ा फॉलो करते होंगे ना, क्योंकि हम तो अक्सर कभी कुछ आइडिया चाहिए हो तो अपने पसंदीदा मॉडल्स को देखते हैं। सो ट्रेंड में आजकल क्या क्या बच्चों का चल रहा है, ज़रा मुझे वो बता दें। बैगी पैंट्स हैं और ये बटन वाली शर्ट्स हैं, बस ये। अच्छा, बैगी पैंट्स हैं, बटन्स वाली शर्ट्स हैं। मेकअप भी कराते हैं? मैं आपकी पिक्चर देख रही हूँ। करवाना होता है मॉडल्स को। तो पिक्चर्स को ऐसे स्किन को जो भी चोटें होती हैं वो बैड स्किन होती हैं वो हाइड करने के लिए। आप तो वैसे ही इतने प्यारे हैं, तो मेकअप में क्या क्या कराते हैं? पाउडर वगैरह सिर्फ होता है? जी। पफिंग टाइप होता है और हेयर स्टाइल भी बनता है? जी। अच्छा, तो मुझे कुछ बताएंगे कि अगर कोई बच्चे मॉडलिंग करना चाह रहे हैं आपकी तरह, वो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो क्या करना है उनको? वो कॉन्फिडेंट रहें और अपना बेस्ट दें अपनी मॉडलिंग में और सारा कुछ बेस्ट करें। कॉन्फिडेंट रहें और अपना बेस्ट दें। अच्छा, कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि अगर आप मॉडलिंग करने जा रहे हैं तो आपके अंदर होनी चाहिए, वो क्या है? और कॉन्फिडेंस है और आप कभी हार ना माने। हार ना माने,
क्या आपको बहुत प्यारा होना चाहिए मॉडलिंग करने के लिए? नहीं, वो आपका प्यारे से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ आपके वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस, और आपको प्यारा होने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, वो पता क्या है कि आपका ड्रेस कैरी करने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपके चेहरे पे नज़र आ रहा हो तो आप खुद ब खुद अच्छे लगने लग जाते हैं। सो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, बालों पे स्प्रे वगैरह हो रहा है, स्किन पे मेकअप, इस चीज़ से इरिटेशन नहीं होती? नहीं। अच्छा, तो मुझे एक दो शूट के अपने वो दिखाएं जो आप फ्रीक्वेंटली ज़्यादा आपके पॉज होते हैं, वो क्या होते हैं? खड़े हो जाए ज़रा। हाँ, पहला पॉज ये वाला जो किया था। हाँ हाँ, इधर आ जाए, इधर आ जाए। वर्कशॉप भी करते हैं? हाँ जी। रैंप पे वॉक भी किए? सर वो करके दिखाए ना ज़रा। क्या वॉक करके दिखाएं? ऐसे नॉर्मल वॉक्स होते हैं सर। नॉर्मल वॉक होती है, वो कोई आपको एटीट्यूड और इस तरह से वो नहीं चाहिए होता, नॉर्मल वॉक करनी है जी। अच्छा, ऑडियंस को देखना होता है जो आपको देख रहे हैं बैठ के। आप स्टिल शूट ज़्यादा करते हैं? यस, स्टिल शूट करते हैं, तो उसके लिए मुझे बताएं कौन कौन से पॉज होते हैं? एक ये वाले होते हैं, ये और ये करता हूँ, ये करता हूँ, और ये मेरा फेवरेट है ये वाला। अच्छा, ये जो भी आपने ड्रेस पहना है ज़रा इसके बारे में बता दें, क्या पहना है आपने? ये बैगी पैंट्स हैं, ये शर्ट है, और ये अंदर वो शर्ट है डबल वाला। हाँ, अच्छा, अब थोड़ा सा ना मुझे वॉक भी करके दिखाएं कि वॉक अगर आप कर रहे हैं तो वो किस तरह करनी है? ऐसे नॉर्मल वॉक करनी है, ठीक हो गया जी, ओके। अच्छा, आपकी जो पिक्चर्स होती हैं उसमें कौन सा पॉज आपका जिस पे आपको फीडबैक बहुत अच्छा आता है कि इसमें आपकी लुक्स बड़ी अच्छी लग रही हैं? इसमें। अच्छा, तो ये आप स्मार्ट मॉडल बनने के लिए खाना शाना नॉर्मल खाते हैं इसलिए कि मैंने मॉडलिंग करना? अच्छा, बच्चे भी ये चीज़ें नोटिस करते हैं कि अच्छा हमने मोटे नहीं होना? जी। क्या खाते डाइट में? उधर आ जाए। नॉर्मल घर का खाना, बस घर का खाना, बाहर इसका कुछ नहीं खाते? फास्ट फूड तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। खाता हूँ, सिर्फ ड्रिंक्स पीता हूँ। ड्रिंक्स पीते हैं। सो क्या करना है आगे, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मॉडलिंग की फील्ड में रहने की एक्टिंग भी करनी है? मॉडलिंग और एक्टिंग दोनों। एक्टिंग भी करनी है। कुछ फेवरेट अपना मॉडल या एक्टर बता दो जिसको फॉलो करते हो। फहद मुस्तफ़ा, वो होस्टिंग भी बहुत अच्छी करता है, एक्टर भी बहुत अच्छा और मॉडलिंग भी अच्छी करता है। यानी आपने फहद मुस्तफ़ा जैसा बनना है? जी। वाह वाह वाह। सो यहाँ पर तो लाहौर में, आप लाहौर से ही हो, सो कराची जाके ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हो? ना, मैं कराची से हूँ तो मेरा शिफ्ट हो गया ना। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ जाता हूँ मैं, कराची जाते हो, वहाँ पर ज़्यादा आपके सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। अच्छा, कभी ऑफर हुई है कि जो ये एड्स वगैरह हैं इनके शूट के लिए? जी, बहुत बार हमको नहीं जाना पड़ा, इससे मेरे पेपर्स भी थे ना। हाँ, ओह, ये तो सबसे मैंने तो मिस ही कर दिया। स्टडी साथ कैसे मैनेज करते हो? हाँ, मैं दोनों को बैलेंस करके चलता हूँ, अपने लिए टाइम निकालता हूँ। ज़्यादातर तो मेरे शूट वीकेंड्स पे होते हैं, कभी फ्राइडे सैटरडे संडे को होते हैं, तो फिर मेरे पास टाइम बहुत होता है पढ़ने के लिए। क्लास टीचर्स को पता है, स्कूल में पता है कि आप मॉडलिंग भी करते हैं? मेरे दोस्तों को भी पता है, क्लास टीचर्स भी पता है, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत सपोर्ट करते हैं। सो मुझे ये बताओ कि आप बाकी बच्चे जो देख रहे हैं, अगर वो ये करना चाह रहे हैं तो आपने इस फील्ड में एंटर कैसे होना है? आप कैसे एंटर हुए? क्या ब्रांड्स ने खुद आपसे रब्ता किया? नहीं, और आपको पहले अपनी PDF फाइल बनानी होती है, फिर ऑडिशंस जाके देने होते हैं। अच्छा, आपने अपनी PDF फाइल बनाई, पिक्चर्स वगैरह अपनी बनाई होंगी, फिर आप ऑडिशन के लिए गए होंगे, तो फिर आपकी सिलेक्शन होती है। अच्छा, आगे मॉडलिंग करोगे स्टार्ट में, और उसके साथ साथ फिर अगर ऑफर होगी एक्टिंग की तो एक्टिंग की फील्ड में चले जाओगे? जी। ज़बरदस्त। पेरेंट्स की सपोर्ट है? जी, बहुत है। बहुत है, पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर तो पॉसिबल नहीं हो सकता। चले जी, हम गुड लक कहना चाहेंगे। बच्चों को कोई मैसेज देना चाहोगे? कि वो गिव अप ना करें और कॉन्फिडेंट रहें। कॉन्फिडेंट रहें, मेहनत करते रहें। जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं, तो ये एक ज़बरदस्ती मिसाल हमारे सामने बैठी है। अब्दुल्ला को आपसे मिलवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है थी कि बहुत सारी फील्ड है आपके पास, बहुत सारी ऑप्शन है, बस आपको मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है और लगे रहना है। जिससे अब अब्दुल्ला के ख्वाब देखे ना कि अब ये मॉडलिंग के साथ साथ एक्टिंग भी करेंगे। फहद मुस्तफ़ा इनके फेवरेट हैं, तो बस ये उनके जैसा बनने की दौड़ में है। सो आपके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं कि वो आपको कितनी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सपोर्ट पीछे जो है ना वो अच्छी हो तो फिर बस आप आगे चलते जाते हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। नाज़रीन, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, आपसे मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।